डन। यस सर, गुड मॉर्निंग। ओके सरकार, आई होप जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आपको समझ में आ रहा है। आइए चैप्टर नंबर 10 रजिस्ट्रेशन के क्वेश्चन। सरकार आइए सर, रजिस्ट्रेशन के क्वेश्चंस। सर चैप्टर नंबर 10। सर फर्स्ट इलस्ट्रेशन बच्चा प्लीज ध्यान दीजिए। सर, एग्जामिन विद रीजन वेदर रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड अंडर सीजीएसटी एक्ट इन दी फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केस और नोट बेटा। सबसे पहले आधव कंप्यूटर्स ऑफ गुजरात। सर सीए इंटर 4 मार्क का क्वेश्चन बेटा, ध्यान देना बेटा। आधव कंप्यूटर्स ऑफ गुजरात, गुजरात बेटा गुजरात, तमन्ना औसम टीपी में नहीं आता बेटा ये, ठीक है। सर इज प्रोवाइडिंग कंप्यूटर मेंटेनेंस सर्विस, गुड्स नहीं बेटा, क्या है ये, सर्विस। एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ आधव कंप्यूटर्स इज ₹15 लाख विच कंप्राइजेस बोथ इंटर एंड इंट्रास्टेट सप्लाई बेटा। क्लियर, इंटरस्टेट भी करता है, इंटरेस्ट भी करता है। सर 15 लाख तक का टर्नओवर पर सर्विसेज है, इसलिए जब तक इसका एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख रुपए क्रॉस नहीं करता तब तक इसको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज को एग्जम्प्ट किया हुआ है फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन टिल इट्स थ्रेशोल्ड लिमिट बेटा। हाँ है ना भाई, क्लियर, ये लिख के ना बेटा आपको अपनी लैंग्वेज में। फिर सॉफ्टविंड्स ऑफ वेस्ट बंगाल एक्सक्लूसिवली ट्रेडिंग इन गारमेंट्स, कपड़े कपड़े, सप्लाइज इट्स टैक्सेबल गुड्स टू वेरियस स्टेट्स इन इंडिया। ए बेटा वेरियस स्टेट्स में सप्लाई करता है, मतलब इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स करता है बेटा। वो केवल हैंडीक्राफ्ट गुड्स ज्यादा ही बेटा आपको, क्लियर, उसके इंटरस्टेट सप्लाई में एग्जीबिशन दिया है बेटा। हाँ है ना भाई, क्लियर। बाकी सर एग्रीगेट टर्नओवर कुछ भी हो जाए वी डोंट केयर, इसको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है, इंटरस्टेट सप्लाई करता है इसलिए बेटा ये। ओके, विदाउट। हाँ सर, एग्जामिन whether the liability to register compulsorily under section number 24 arises in the following independent cases बच्चा। सर मीनू, a supplier in Maharashtra is exclusively engaged in supply of potatoes produced out of cultivation of her own land within Maharashtra and also outside Maharashtra बेटा। इंटरस्टेट भी करती है, इंटरस्टेट सप्लाई भी करती है बेटा। आलू का, आलू खाए कभी अपने बेटा, क्लियर, आलू कचालू दम आलू बेटा, क्लियर। वो गाना कौन सा था बच्चों वाला है, आलू के चालू बेटा, कहाँ चले थे बंदर, कहाँ गए थे, आलू के चालू बेटा कहाँ गए थे, बंदर की टोकरी में बैंगन की टोकरी में सो रहे थे, बैंगन ने लात मारी रो रहे थे। वाह वाह वाह, मजा आ गया सर, क्लियर। घर पे बच्चों की याद दिला दी तुमने मेरे को यार। सर आइए मीनू, सर सुनना पढ़ो। सर मीनू अ सप्लायर ऑफ, अच्छा एक मिनट, पहली बात तो ये पोटेटो सप्लाई करती बेटा, पोटेटो सप्लाई करे, इंटर करे, पर सर ये एग्रीकल्चरलिस्ट है, कौन है बच्चा ये, और सेक्शन में 29 सब सेक्शन 3 सेक्शन नंबर 23 में हमने पढ़ा है सब सेक्शन 1 में कि एग्रीकल्चरिस्ट को रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती है अगर वो एक्सक्लूसिवली एग्रीकल्चर ही करे तो बेटा। हाँ है ना भाई, क्लियर। नो रजिस्ट्रेशन भले इंटर हो आई डोंट केयर। जीनू, ऊपर कौन थी बेटा, मीनू, अब कौन है बेटा, जीनू। ऑयल्स, गुजरात इज एंगेज्ड इन सप्लाइंग मशीन ऑयल एज वेल एज पेट्रोल बेटा, पेट्रोल पीती बेटा, सप्लाई करती बेटा ये, क्लियर। फर्दर इट प्रोवाइड्स इंट्रास्टेट सर्विसेज भी बेटा ऑफ रिफाइनिंग ऑफ ऑयल टू द कस्टमर्स बच्चा। टोटल टर्नओवर ऑफ सप्लाई ऑफ मशीन ऑयल इज 10 लाख, पेट्रोल 5 लाख, सर्विसेज 6 लाख, मतलब 21 लाख हो गया बच्चा ये। एग्रीगेट टर्नओवर में पेट्रोल भी आता है बच्चा, हाँ है ना भाई, क्लियर। और सिंस इसका एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख रुपए क्रॉस हो गया, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा क्योंकि सर्विसेज भी, इसलिए 40 लाख का बेनिफिट नहीं मिलेगा बेटा इसको, क्लियर, गुड। टीलू, मीनू, जीनू, टीलू is working as an agent. He is supplying taxable goods as an agent of Tiku, who is registered taxable person, and his aggregate turnover does not exceed the applicable threshold limit during the financial year. Invoice to customers are issued in the name of Tilu बेटा। सर एजेंट अगर खुद के नाम का बिल इश्यू कर रहा है तो ऐसे केस में उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, याद आया बेटा आपको, यस, एज पर सेक्शन नंबर 24। देखो क्लोज नंबर याद नहीं, कोई बात नहीं, एज पर सेक्शन नंबर 24 कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा बेटा इसको।
क्लियर। नॉर्मल थ्रेशोल्ड लिमिट की बात करें तो इस पर सेक्शन में 20 लिख के आने का बच्चा, हाँ है ना भाई। और मेरी रिक्वेस्ट क्या बच्चों, सारे आंसर आपको पढ़ते ही आ रहे हैं बेटा, हाँ है ना भाई। क्लियर, दिस इज व्हाट द सक्सेस इज। पर मैं आपसे अगेन क्या कहूंगा बेटा, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। क्लियर, इन आंसर की लैंग्वेज आप जरूर पढ़े ताकि आपको ध्यान रहे कि आपको ड्राफ्टिंग कैसे करनी है बेटा, ठीक है। अदरवाइज आंसर विथ लॉजिक आपको आता है बेटा, ठीक है मालिक। चलिए सर, थर्ड सर होमवर्क लिखो, चलो इसको लिखो ना सिंपल, किसको रजिस्ट्रेशन कराना किसको नहीं कराना बेटा। नहीं नहीं नहीं, ये तो इफेक्टेड है बेटा, मैं बता रहा हूं आपको, रुको। बहुत इजी बेटा सर, पर एक तरह का क्वेश्चन मेरे तरफ से नया है ये। द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ धामपुर फुटवेयर इंडस्ट्रीज ऑफ दिल्ली हैज एक्सीडेड द एग्रीगेट थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ रुपीज 40 lakhs ऑन 1 September बेटा, ठीक है मालिक। इट सबमिट्स द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन 20 September बच्चा। क्लियर सर, ये फुटवेयर सप्लाई करता बेटा, खाए होंगे ना बेटा अपने तो, है ना बेटा, गुड। क्लियर, एक्सीड द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन कितना बेटा 40 लाख चलेगा, एक्सक्लूसिवली गुड सप्लाई करता बेटा ये, हाँ है ना भाई। क्लियर सर, 1 सितंबर को लाइबल हुआ, 20 सितंबर को इसने अप्लाई किया, विद इन 30 days अप्लाई कर दिया इसने बच्चा, तो इफेक्ट डेट क्या होगी बेटा 1 September इटसेल्फ बेटा। अब सर्टिफिकेट इसको भले ही 25 को मिला, उसे कंसर्न नहीं है। क्लियर, मेहता टेली सर्विसेज इज एन आर्किटेक्ट इन लखनऊ, इट्स एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स रुपीज 20 lakhs ऑन 25 अक्टूबर बच्चा, हाँ है ना भाई, बहुत अच्छी बात है बेटा। इट सबमिट द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन 27 November। ओहो हो सर, पहली बात तो ये 30 दिन हुए कि नहीं हुए देखना है बेटा अपने को। 30 दिन कब से, 25 अक्टूबर से, तो अक्टूबर में 25 दिन काउंट नहीं करेंगे बेटा, अक्टूबर में कितने होते हैं 31 days होते हैं बेटा, रिमेनिंग कितने हैं 6। क्लियर, फिर 30 में कितने बचे बचा 24, तो 24 नवंबर तक अप्लाई करता मतलब विद इन 30 days था बेटा। इसने कब अप्लाई किया है 27 नवंबर, मतलब आफ्टर 30 days अप्लाई किया है, इसलिए इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विल बी डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विच इज 5 December, हाँ है ना बेटा। क्लियर, कितना मजा आ रहा है बेटा उसको देख। क्लियर, यस सर, सेल्फी मेरे को भी ले ले बेटा एक बार। क्लियर, इधर घूम के सर आइए, मान लो क्वेश्चन 4 सर, मानना वाना कुछ नहीं, पढ़ो ध्यान से। इन order to be eligible for grant of registration, a person must have a PAN number issued under the Income Tax Act, except state one exception to it। yes sir, PAN number के बिना रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, पर इसका एक्सेप्शन क्या है, जैसे NRTP बेटा, हाँ है ना भाई, उसके देश का जो टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा उसके बेस पे या वैलिड पासपोर्ट के बेस पे, प्लस जो TDS के लिए बच्चा, याद आया क्या, वो केवल 10 के बेस पे भी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, याद आया क्या। मैं कह रहा हूं गारंटी, कोई भी चैप्टर उठाओ सर, एक एक क्वेश्चन एक एक वर्ड आपको आता है बेटा। क्लियर सर, ध्यान देना, ये क्वेश्चन करके मैं ये प्रूव नहीं करूंगी मेरे को कितना आ रहा नहीं आ रहा है, मैं ये प्रूव करूंगी आपको कितना आ रहा है। क्लियर, और जिसको याद नहीं आ रहा है उसको ध्यान देना, रिवीजन की बहुत अच्छी जरूरत है बेटा। क्लियर, पर मेरे को जहां तक लग रहा है आई थिंक सबको समझ में आ रहा है बच्चा, हाँ है ना भाई, गुड। सर आइए बेटा, कोई भी टीचर के लिए सर सबसे बड़ी खुशी का वक्त यही होता है क्लियर कि सर जो आपने पढ़ाई करी वो, सर मेरा अल्टीमेटली एम क्या है, मैं आया किसके लिए यहाँ पे सर, क्लियर, पढ़ाने के लिए। और अगर आपको अल्टीमेटली वो चीज आ गई मतलब आई एम सक्सेसफुल बेटा, बाकी पैसे जो आने वो तो आ ही गए बेटा। सर आइए क्वेश्चन नंबर 5, खर्च भी कर लेंगे बेटा। हाँ क्या बोल रहा है तू, कुछ तो बोला तू, देखा कुछ तो बोला है, देख बेटा, बात तो पैसों की है बेटा, बिल्कुल बेटा, बात पैसों की, पर कर्म सर अच्छाई वाले हैं बेटा। सर आइए, स्टेट, अबे हो पढ़, गाली सुनेगा दो मुंह से। स्टेट विच ऑफ दी, क्या बेटा, अच्छा वेरी गुड मॉर्निंग, अच्छा तू आ गया बेटा, वेरी गुड बेटा। सर स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सप्लायर्स आर लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन बेटा। सर कौन रजिस्ट्रेशन के लाइबल है कौन नहीं है, एजेंट सप्लाइंग, एजेंट मजा आ गया भाई। चीयर्स बेटा। जिंदगी की आप बेटा वो कश्मकश देखिए बेटा, क्या बोलते हैं उसको, कश्मकश, जिंदगी है आप कश्मकश देखिए बेटा। सुबह सुबह 7:30 बजे चीयर्स करना पड़ रहा है, वो भी चाय के साथ बेटा, वो भी संडे के दिन। सर क्या, ब्रेक में तुम भी ऐसे ही करना है बेटा, बिल्कुल क्लियर। और मेरी तरफ से चीयर्स अभी से बेटा आपको।
सर क्योंकि मैं ऊपर दिखने वाला नहीं बेटा आपको। आइए सर, इनमें से कौन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन है, कौन नहीं है? सर, एजेंट सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ सम अदर टैक्सेबल पर्सन एंड इट्स एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट एक्सीड द एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। बेटा हमने बात करी क्या, अगर एजेंट प्रिंसिपल की बिहाफ पे गुड्स या सर्विस सप्लाई कर रहा है तो इसी केस में उसको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन होता है एज पर सेक्शन 24। वहां सुयश भाई सर थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं देखा जाता बच्चा, हाँ है ना भाई? तो इसको रजिस्ट्रेशन कराना है बेटा। सेकेंड, an agriculturalist who is only engaged in supply of produce out of cultivation land in its aggregate turnover exceed, I don't care exceed करे ना करे, सर 10,000 करोड़ भी हो जाए, याद है बेटा मैंने बताया था आपको? सर इसको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। भारत माता की जय। एक चीज बताऊं मैं आपको बेटा, देश के कई सारे नेताजी है, कई सारे नेताजी है जिनका केवल एग्रीकल्चर इनकम ही है, वो भी कितना, करोड़ों का एग्रीकल्चर इनकम। क्यों? क्योंकि ना इनकम टैक्स ना जीएसटी, सारा ब्लैक का व्हाइट में हो जाता बेटा वो काम। सेकेंड थिंग सर, ना एक्चुअल में उनके पास केवल लैंड होती है बेटा, वहां खेती तो होती ही नहीं है। क्लियर? दिस इज द पर्पज। सर ध्यान देना बेटा, सर एग्रीकल्चर इनकम, सर सर ध्यान देना, नेताजी जी को दिखाते बेटा, इसलिए दिखाते बेटा, हाँ है ना? अब मैंने ये नहीं बोला कि कौन से नेताजी क्या है, मेरे को नहीं पता बेटा, मैंने भी सुना वो आपको बता दिया बेटा। और उसका मैंने लॉजिक इसलिए बताया कि आपका पढ़ाई में काम आ रहा है बेटा। ये इनकम, अपने इनकम टैक्स में एग्रीकल्चर इनकम आई बेटा, उसको सर टोटल इनकम काउंट करते हुए क्या करते हैं, हटा देना बेटा उसको। क्लियर? समझे मेरी? अल्टीमेटली नेट देखा जाए तो टैक्स नहीं लग रहा ना बेटा उस पर अल्टीमेटली। सर तो दिस इज द पर्पज। सर बहुत सारे नेता लोगों का केवल एग्रीकल्चर इनकम ही है, ताकि उनको ना रजिस्ट्रेशन जीएसटी में कराना है ना उनको इनकम टैक्स पे करना है बेटा। और उनकी सर एक्चुअली इनकम है ही नहीं एग्रीकल्चर की बेटा, कुछ वो ब्लैक के पैसे को व्हाइट करना है। आइए बच्चों, सर क्वेश्चन नंबर 6, प्योर ऑयल्स दिल्ली, ए होशियारी, ए होशियारी, प्योर ऑयल्स दिल्ली has supplied machine oil and high speed diesel in the month of April. Sir, yes, perfect sir, worth good. As per the details given in table below, pure oils is not yet registered. बहुत अच्छी बात है बेटा। अपने को करना क्या जीवन में, आखिर एक बार देखिए बेटा, डिटरमाइन वेदर प्योर ऑयल्स इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन और नॉट बेटा। ठीक है, 6 मार्क का क्वेश्चन एमटीपी का बेटा, 2 बार। सर वो अब तक रजिस्टर्ड नहीं है, अप्रैल महीने का इसने फॉलोइंग टर्नओवर दिया बेटा, सप्लाई ऑफ मशीन ऑयल बेटा, एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बनेगा कि नहीं बनेगा बच्चा? अगर एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख रुपए क्रॉस हो जाएगा तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा बेटा इसको। सर कितना है, 15 लाख। सप्लाई ऑफ हाई स्पीड डीजल ऑयल, यस ये भी एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बनेगा बेटा, कितना है, 10 लाख। फिर सप्लाई ऑफ मशीन ऑयल मेड इन पंजाब बाय प्योर ऑयल्स फ्रॉम इट्स ब्रांच लोकेटेड इन पंजाब बेटा। ठीक है ठीक है ठीक है। सर हम कहा है बेटा, दिल्ली। क्लियर? पंजाब की ब्रांच से पंजाब में सप्लाई किया, कोई तकलीफ नहीं, इंटरेस्टेड नहीं है। कितना है बेटा, 10 लाख। एग्रीगेट टर्नओवर कितना हो गया बच्चा, बताना एक बार, 35 लाख। एंड सर सिंस कहा है बेटा दिल्ली में है और कहा है बेटा पंजाब में है, ये तमन्ना औसम टीपी में कवर नहीं होता है, विद इन द स्टेट सप्लाई कर रहा है बेटा। ये दिल्ली में सप्लाई किया, दिल्ली में सप्लाई किया, पंजाब में सप्लाई किया, पर इट्स ऑन ब्रांच से बेटा। क्लियर? 40 लाख के बेनिफिट लिए एलिजिबल है बेटा ये, हाँ है ना मालिक? क्लियर? सिंस इज एग्रीगेट टर्नओवर अभी तक 40 लाख क्रॉस नहीं हुआ, इसलिए रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। भारत माता की जय। क्लियर? अभी 6 मार्क का क्वेश्चन बेटा। अब सुनो, इसमें आंसर कैसे लिख करना है, देखो ये तो सर बुक के आंसर है, इसने तो क्या पूरी की पूरी कहानी लिख दी, किसकी, सारे कानून की बेटा लिख के। क्लियर? अपने को रिलेवेंट पोर्शन लिखना है बेटा। क्लियर? अब रिलेवेंट पोर्शन क्या होता है बेटा, सबसे पहली बात तो इसका एग्रीगेट टर्नओवर निकालेंगे बेटा, जो इसने यहाँ पे दे रखा टेबल में बच्चा आपको। अरे हाँ है ना? अब आपको नेक्स्ट लाइन क्या लिखनी है, सिंस इज एग्रीगेट टर्नओवर इज 35 लाख बेटा। क्लियर? अब नाउ फॉर व्हाट लिमिट ही इज एलिजिबल फॉर विदाउट रजिस्ट्रेशन बेटा, हाँ है ना भाई? सर इसके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन क्या होगी? सबसे पहली बात, इट इज एक्सक्लूसिवली एंगेज इन सप्लाई ऑफ गुड्स। सेकेंड, दैट टू विद इन द स्टेट ओनली, इंटरस्टेट सप्लाई ही करता है बेटा ये, हाँ है ना भाई? इसलिए सर एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट विल बी 40 lakhs. This assessee will be exempt from getting himself registered under GST till its aggregate turnover does not exceed 40 lakh rupee बेटा।
हाँ है ना भाई, क्लियर। अब सिंस इन दिस टर्नओवर हिज एग्रीगेट टर्नओवर इज अप टू विद इन 40 लाख ओनली बेटा, इसलिए इट इज नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन एट ऑल बेटा। हाँ है ना भाई, इस तरह से आपको आंसर लिख के आना बेटा, ठीक है। आवाज नहीं आ रही हुई? चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 7। What will be your answer in the above question? In serial number 2, Pure Oils supplies high speed diesel in Delhi in the capacity of an agent of mixed, आवाज नहीं आ रही है, in the capacity of an agent of mixed oil limited। सर का ध्यान देना बच्चों। सर एक मिनट, अगर आप एजेंट हो और प्रिंसिपल की बिहाफ पे टैक्सेबल सप्लाई करते हो, क्या करते हो बेटा, तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। पर आप तो क्या बेच रहे हो बेटा, डीजल, विच इज नॉन टैक्सेबल सप्लाई। अब डीजल के रेस्पेक्ट में अगर आप एजेंट भी हो तो भी आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। सेक्शन में 24 में आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है अगर आप सर टैक्सेबल सप्लाई कर रहे होते तो। हाँ है ना भाई, यस, स्टिल यू आर नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, यू आर एलिजिबल फॉर 40 लाख का बेनिफिट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए 8 मिला बेटा, इसको लिखो गुड, सो गुड। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे यस, नेचुरल रहना चाहिए अपने को, भी नेचुरल, कोई दिक्कत नहीं है। अरे हाँ हाँ बेटा, ये ज्यादा नेचुरल नहीं थी बेटा, ठीक है, ये नॉर्मल नेचुरल था बेटा, ज्यादा नेचुरल वाले तो अभी आए नहीं बेटा। क्लियर, ये इधर देखो बेटा पीछे, क्लियर, ये ज्यादा नेचुरल वाले बैठे बेटा, धीरज हो गए, वो भी आया नहीं भरत बेटा हमारा, क्लियर, ये एक्स्ट्रा नेचुरल वाले लोग हैं बेटा। सर ये हमारे पीछे बेटा बेटा, क्लियर। सर ये यातनाएं वाला, क्लियर, ईश्वर बेटा, यातनेश्वर, हाँ है ना। और वो अपना पिंकी नहीं आई बेटा आज तक, सॉरी पिंकी बेटा, क्लियर, गुड बेटा। अब तो समझ में आया बेटा, मैंने क्यों बोला एक्स्ट्रा नेचुरल बेचा इनको, क्लियर। सर मतलब मैंने कुछ नहीं पूछा इनसे कि पिंकी आई तो ठीक है, नहीं आई तो ठीक है, क्यों नहीं आई उसका कारण विद डिटेल बेटा, और ऐसी डिटेलिंग बेटा कि अगर लोग सोचेंगे तो और आगे चले जाएंगे बेटा तो जीवन में। हाँ बेटा, ये देखो बेटा, अभी भी कंट्रोल नहीं बेटा इनको, क्लियर। शर्म जो थी ना, शर्म बेटा ये, क्लियर, वो जीवन में इनके कभी आसपास भी नहीं बढ़की बेटा, क्लियर। और इतने बेशर्म हो चुके बेटा ये लोग, पिंकी अगर आ गया ना बेटा, और सही में पिंकी तुमको झाप ले बेटा किस दिन, क्लियर, तो समझ में आएगा। आइए, एग्जामिन whether the supplier is liable to get itself registered in the following independent cases। बच्चों इट्स वेरी गुड क्वेश्चन, मैंने क्यों लिखवाया बेटा आपको, ये देखिए, एमटीपी एमटीपी आरटीपी एग्जाम, एमटीपी आरटीपी एमटीपी एमटीपी बेटा, समझ रहे बच्चों, क्लियर। एक मिनट, अच्छा सुनना रे, अच्छा मैंने इसको क्यों वेरी गुड लिखवाया, क्योंकि सर ये 5 केस जो ना बेटा, इसमें वो आसाम में है वो तमन्ना औसम टिपी याद है क्या बेटा आपको, क्लियर, वो सबका भी एक्सेस सबका हो जाएगा बच्चा, और कोई खास बात नहीं बेटा इसका, क्लियर। एक बार पढ़ लीजिए बेटा, राघव ऑफ आसाम, पहली बात तो आसाम कवर है क्या बेटा, तमन्ना औसम टिपी में कवर नहीं होता है, क्लियर। इज एक्सक्लूसिवली एंगेज इन इंटरेस्टेड सप्लाई ऑफ taxable supply of ready-made garments. His aggregate turnover in the current financial year for Assam showroom is 28 lakh. He has another showroom in Tripura with turnover of rupees 11 lakh in the current financial year. तमन्ना औसम टीपी का फर्स्ट टी क्या है बेटा, त्रिपुरा बेटा, क्लियर। सर एग्रीगेट टर्नओवर कितना होता है बेटा, 10 लाख। अगर आपका एक भी ब्रांच का है बेटा तमन्ना औसम टीपी में बेटा, क्लियर, और तमन्ना में है तो एक भी ब्रांच अगर तमन्ना में है आपका तो सर 10 लाख का एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट देखते हैं, और जैसे 10 लाख रुपए क्रॉस होगा यू आर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन त्रिपुरा, और जैसे त्रिपुरा में आप लायबल हो आसाम में भी आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हो जाओगे। भारत माता की जय। मेरी रिक्वेस्ट आपसे क्या बच्चों, मैं आपसे डैम श्योर बोल रहा हूं आपको हर क्वेश्चन होगा बेटा यहाँ पे। मेरी रिक्वेस्ट क्या बच्चों, आप लोग ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो, इन क्वेश्चन को जरूर एक बार रीड करें बेटा आप लोग, तो आपको प्रोविजन सारे याद है बेटा, क्लियर। सर बहुत पक्के से याद है, बस आपको सर कुछ क्वेश्चन लिखने घर जाके बेटा, मैं चाहूं तो इसको होमवर्क दे सकता हूं बेटा, पर मैं यहां करा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, पर आप
लिख के आना बेटा इसके आंसर्स बेटा, कुछ क्वेश्चन के सेलेक्ट करके खुद लिख देना बेटा आप लोग। क्लियर, समझे मेरी बात बच्चों? क्लियर, चलिए सुनो, बाकी का आंसर आप लिखेंगे बेटा, चलेगा? ठीक है, देख देना बेटा कहां गलती होती है आपसे, नहीं होगी बेटा, ठीक है, चलेगा? बस ऐसे ही सर, ऐसे ही सारे पॉइंट है कि रजिस्ट्रेशन कराना नहीं कराना, तमन्ना औसम टिप आपको याद है बेटा, ठीक है? चलिए सर, What are the advantages of taking registration under GST बेटा? सबसे पहली बात, लीगली रिकॉग्नाइज हो जाते हो एज ए सप्लायर ऑफ गुड्स सर्विस बच्चा, पागल से बात करिए बेटा। प्रॉपर अकाउंटिंग ऑफ टैक्सेस paid on input goods or services which can be utilized for payment of GST due on the supply of goods or service or both by the business entity बेटा। फिर लीगली ऑथराइज टू कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम दी परचेजर्स, जो अपने कस्टमर होते हैं उनसे आप टैक्स कलेक्ट कर सकते हो, एंड पास ऑन द क्रेडिट ऑफ द टैक्सेस पेड ऑन दी गुड्स और सर्विसेज सप्लाइड टू दी परचेजर्स और रेसिपिएंट बेटा। अरे भाई आप टैक्स इनवॉइस इश्यू कर लोगे बेटा, कस्टमर से टैक्स ले सकते हो बेटा, कस्टमर को टैक्स इनवॉइस इश्यू करोगे जिसके बेस पे उसको आईटीसी मिलेगा। फिर बिकम एलिजिबल टू अवेल वेरियस अदर बेनिफिट एंड प्रिविलेजेस रेंडर्ड अंडर द जीएसटी लॉ, कुछ भी नहीं होता बेटा। क्लियर? पर ठीक है, लिखने के लिए लिखा है बेटा इन्होंने, हाँ है ना भाई? क्लियर, वेरियस अदर बेनिफिट ऐसे पॉइंट लिखने के लिए दिया बच्चा इन्होंने, ठीक है, कोई खास बात नहीं बेटा, ठीक है सर। आइए, कैन अ पर्सन विदाउट जीएसटी रजिस्ट्रेशन कलेक्ट जीएसटी एंड क्लेम आईटीसी? दिमाग खराब मत करना मंगल, हाँ है ना भाई? नेवर, इसमें तो फिर भी इज्जत से लिखा नो, मैं लिखता नेवर। क्लियर सर? हट, हाँ यस, ये इतने स्वर बेटा होता तो क्या कहता है हट। क्लियर? एग्जामिनर क्या करता बेटा, इसको सही में हटा देता बेटा वैसे। क्लियर? इफ अ पर्सन इज मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स with same pen, can he operate with a single registration? No. Clear? समझे मेरी बात? चल आगे बढ़। Can a person having multiple places of business in a state obtain separate registration for each place of business? Yes. Is there a provision for a person to get himself voluntarily registered? Yes. Can the department through the proper officer suo motu proceed to register a person under GST? Yes. अगर उसको लगता है क्या आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन पर आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं किया, तो ऐसे केस में ही मे suo motu apply, he may suo motu proceed to register you in the GST। भारत माता की जय। Whether the registration granted to any person is permanent? यस, जब तक कि आप कैंसिल नहीं कराते तब तक वो परमानेंट है, ऐसा नहीं कि हर साल नया कराना रजिस्ट्रेशन बेटा, हाँ है ना भाई? यस। इज इट नेसेसरी फॉर द यूएन बॉडीज टू गेट रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी लॉ? सर ध्यान देना बेटा, इनको यूआईएन नंबर लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है बेटा? यूआईएन नंबर। और सर ध्यान देना बेटा, इनको यूआईएन नंबर लेना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि वेरियस इनवर्ट सप्लाई जो लेंगे बेटा उस पर टैक्स पे करेंगे, उसका इनको क्या मिलता है? रिफंड। और पता है पूरे वर्ल्ड में ये सिस्टम फिक्स है बेटा, क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएनओ है, फॉरेन एम्बेसी वगैरह है बेटा ये लोग। सर आज जैसे भारत का फॉरेन एम्बेसी यूएस में बेटा, तो वो फॉरेन एम्बेसी जो यूएस की है ना बेटा, भारतीय राजदूत होते ना बेटा ये। क्लियर? भारत का ऑफिस बच्चा, उसको कोई भी पर्सन सप्लाई करेगा तो उसे जीएसटी नहीं लगना चाहिए, और लग रहा है तो उसका रिफंड मिलना चाहिए बेटा। ये यूनिवर्सली फॉलोड ऑल द कंट्रीज में ये प्रैक्टिस है बच्चा। क्लियर? इसलिए पढ़ना क्या लिखा है, इन टर्म्स ऑफ सेक्शन नंबर 29 सबसेक्शन नंबर 25 सबसेक्शन नंबर 9, ऑल नोटिफाइड यूएन बॉडीज, काउंसिलेट और एम्बेसी ऑफ फॉरेन कंट्रीज एंड any other class of persons so notified would be required to obtain a unique identification number from the GST portal. The structure of the said ID would be uniform अक्रॉस द स्टेट। याद है बेटा, सिंगल रजिस्ट्रेशन नंबर था ऑल इंडिया बेस पे बेटा, स्टेट वाइज नहीं। वुड बी यूनिफॉर्म अक्रॉस द स्टेट इन कंफर्मिटी विद द जीएसटी स्ट्रक्चर एंड द सेम विल बी कॉमन फॉर सेंटर एंड स्टेट बेटा। ऑब्वियसली दिस यूआईएन विल बी नीडेड फॉर क्लेमिंग रिफंड ऑफ टैक्सेस पेड ऑन नोटिफाइड सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ रिसीव्ड बाय देम एंड फॉर एनी अदर पर्पस एज में बी नोटिफाइड। हाँ है ना भाई? क्लियर? अच्छा सुनो बच्चों, ये जो चल रहा है ना, ये इस तरह के क्वेश्चन नॉर्मली एग्जाम में बनते नहीं बेटा, ठीक है? अब तो स्पेशली नहीं, पर सर ये क्या स्टडी मटेरियल की क्वेश्चन है बेटा, एसएम की क्वेश्चन क्या, तो आपके रिवीजन के लिए कुछ सिलेक्टेड पॉइंट डाल देते बच्चा लोग, पर फिर भी अपने को एक भी पॉइंट छोड़ना नहीं है बच्चा। हाँ है ना भाई? क्लियर? हमारा भी रिवीजन चल रहा है, समझ लो बच्चा आप लोग, ठीक है?
What is the responsibility of taxable person making supplies to UN bodies? सर रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टैक्स इनवॉइस इशू करे और टैक्स इनवॉइस पे उनका यूआईएन नंबर लिखे, सो दैट उनका यूएन नंबर लिखे होगा तो उन्होंने परचेज भी टैक्स पे किया, उनको रिफंड मिल जाएगा। ये रहा, it is expected to mention the UIN on the invoices and treat such supplies as supplies to another registered person। उसको B2B मानते हुए नॉर्मल बिल बनाना है, नॉर्मल टैक्स पे करना है, नॉर्मल टैक्स लेना और गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है। हाँ है ना भाई? यस। What is the validity period of registration certificate issued to a casual taxable person and a non-resident taxable person? वैलिडिटी पीरियड कितना होता बच्चा? जितने दिन के लिए इन्होंने अप्लाई किया उतने दिन, या 90 days, whichever is earlier। पर ये चाहे तो फर्दर एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कितने टाइम के लिए अप्लाई करेंगे एक्सटेंशन के लिए? फर्दर सर्च पीरियड जो इनको लगता है वो, या 90 more days, whichever is earlier। चल रहा है? पागल सी बात करते बेटा, बिल्कुल पागल हो चुके बेटा आप। What happens when the registration is obtained by means of willful misstatement, fraud or suppression of fact? बेटा आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा बेटा? कैंसिल हो जाएगा with retrospective effect by the proper officer। Is there an option to take centralized registration for services under GST law? आंसर इज नो। जितने स्टेट में आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है उतने स्टेट में आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। सर्विस टैक्स में बताया क्या होता था बेटा? ऑल इंडिया एक रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड था बेटा, सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन उसको बोलते थे बेटा। ठीक है, यहां पे ऐसा सिस्टम नहीं है क्योंकि यहां पे स्टेट वाइज जीएसटी अलग एक्ट होता है, इसीलिए। आओ, व्हाट could be the liabilities insofar as the registration is concerned on transfer of business? सर जिसने बिजनेस परचेज किया है, जो ट्रांसफर है, उसको नए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। हाँ है ना भाई? सर और जिसने बिजनेस ट्रांसफर किया है, अगर उसका कोई और बिजनेस नहीं है, अगर वो टैक्सेबल पर्सन नहीं रहा, तो वो अपने रजिस्ट्रेशन क्या कराएगा? सरेंडर करेगा, कैंसिल कराएगा बेटा। बोलो यस सर। अच्छा, जिसने ट्रांसफर किया है उससे मतलब नहीं बेटा, हमको तो मतलब है क्या? रजिस्ट्रेशन इज कंसर्न, तो जिसने परचेज किया है, ट्रांसफरी, द ट्रांसफरी और द सक्सेसर शैल बी लायबल टू बी रजिस्टर्ड विद इफेक्ट फ्रॉम सच ट्रांसफर और सक्सेशन, एंड he will have to obtain fresh registration with effect from the date of such transfer or succession। At the time of registration, will the assessee have to declare all his places of business? Yes, याद आया बेटा? मैंने बताया था आपको, अगर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एक है, बाकी 10 ब्रांच है, मतलब 9 और ब्रांचेस है एक्स्ट्रा बेटा, तो 9 के 9 एड्रेस लिखने पड़ते हैं। याद आया बच्चा? मैंने बताया था आपको। हाँ आयो। Does cancellation of registration impose any tax application on the person whose registration is so cancelled? Yes। जितने भी स्टॉक है वो मान लेते खुद ने खुद को सप्लाई कर दिए। याद आया बेटा आपको? तो उन पे जो आईटीसी बनता है वो, या उनकी ओपन मार्केट वैल्यू पे जो जीएसटी बनता है वो, whichever is हायर, आपको टैक्स पे करना पड़ता है, भले वो इनपुट हो, रॉ मटेरियल कंडीशन में हो, डब्ल्यूआईपी कंडीशन में हो, फिनिश गुड्स कंडीशन में हो, या कैपिटल गुड्स हो। याद आया क्या? यस। आप बताओ, क्वेश्चन पढ़ते आंसर याद आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चा? आओ बच्चा। सर एडिशनल क्वेश्चन, सर देख लेते सारे स्टेटमेंट के एक एक क्वेश्चन हो गया बेटा हमारा। अब आरटीपी एमटीपी पास्ट एग्जाम पेपर भी सोल्व करते हैं। एक्सप्लेन द प्रोसीजर for revocation of cancellation of registration where the registration of a person is cancelled suo motu by the proper officer as per the provisions of the CGST। बेटा सर ऑफिसर ने जब रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया, आपका बेटा लात देके बाहर निकाली बेटा, अब आपको क्या करना बेटा? कैंसिल होने के बाद रिवोकेशन के लिए अप्लाई करना। देख पहली बात तो ये, आपने कैंसिलेशन के लिए अप्लाई किया होता तो फिर आप रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर ही नहीं सकते थे। याद आया बेटा आपको? सर पता है ये सक्सेस है बेटा, आपको ये वाली लाइन भी याद है बेटा। क्लियर? बस मेरा एक ही रिक्वेस्ट है बच्चों, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट बेटा। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट पहले भी कर चुका था, वापस कर रहा बेटा। सर कोई चीज अगर इजी लगे ना बेटा आपको, तो उसको हल्के में लेना नहीं बेटा, वो इजी बनाई गई आपके लिए। क्लियर? उसी कनेक्टिविटी की वजह से आपके दिल में उतर के बात करी, तब जाके आपको चीजें हर एक चीज समझ में आई बेटा। क्लियर? अब उसको हल्के में लेना मत। सेकंड थिंग, अगर इजी लगी है तो ऐसा नहीं कि ठीक है ना इसको छोड़ो, जो टफ है उसको पहले पढ़ो बेटा। मैं नहीं कह रहा हूं टफ है उसको मत पढ़ो बेटा, बट इसको इग्नोर नहीं करने का।
क्लियर? ये 50 में से 50 नंबर आपके आने चाहिए बेटा एग्जाम में, ध्यान रखना बेटा। तो मजा आ जाएगा जीवन में बेटा। एक एक लाइन हमने पढ़ी बेटा। क्लियर? समझे मेरी बात? एंड दैट इज पॉसिबल। क्लियर? समझे? आप सोच के देखिए बेटा, अगर जीएसटी के अंदर हर क्वेश्चन अगर आपका होता है बेटा, क्लियर, 50 मार्क्स में से 50 मार्क्स का पूरा अटेम्प्ट करके प्रॉपर बेटा वो भी, क्लियर, तो आप सोच के देखना बेटा आपका मार्क्स क्या लेवल के आने वाले होंगे बेटा। क्लियर? समझे मेरी बात? 50 में अगर 40 भी आपके आते हैं बेटा, मैं तो कह रहा हूं पूरे आएंगे बेटा। क्लियर? पर 40-45 भी अगर आ गए तो डीटी में जो आ रहे हैं बेटा वो आपको 70-80 तक ले जाएंगे बेटा आपको मार्क्स। समझे? और किसी एक सब्जेक्ट में अगर आपके 70-80 मार्क्स तक आते हैं, वो भी टेक्स्ट जैसे सब्जेक्ट में बेटा, क्लियर, तो नेक्स्ट लेवल का माहौल बनेगा बेटा आपका। समझे? पूरा पूरा ग्रुप। कभी कभी क्या होता है, कुछ पेपर ऐसे आ जाते हैं बेटा जिसके अंदर आप कितनी तैयारी करके जाओ बेटा, सर ये भी मेंटली तैयार है ना बेटा आप लोग, ये शायद आपको पता होगा, नहीं है तो मैं बोल देता हूं बेटा आपको। क्लियर? आप ये मान के चलना कि 2 ग्रुप के अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो हर ग्रुप में एक पेपर तो ऐसा बनेगा ही बनेगा जिसमें आपका कॉन्फिडेंस चेक किया जाएगा कि आप में कॉन्फिडेंस है कि नहीं मैं सीए बनने लायक हूं। क्लियर? क्या होगा पेपर? ऐसा क्वेश्चन देंगे जो जीवन में कभी आपने सोच भी नहीं सकते बेटा। अच्छा, ये दावे साथ कह सकता हूं जीएसटी में ऐसा कभी नहीं होगा बेटा आपके साथ, क्योंकि जो लेवल का देना ना दे दे, हमने तो हर लेवल पढ़ा हुआ है सर, ये मेरी गारंटी, वादा है मेरा आपसे, और मैं तो कह रहा हूं दुआ करता हूं उस लेवल का ही आए बेटा, तो समझ में आएगा गधे कौन घोड़े कौन बेटा। क्लियर? समझ में आएगा बेटा, हाँ है ना सर? पर हाँ पॉइंट क्या है, वो मेरा पॉइंट नहीं, मेरा पॉइंट क्या है बच्चों, सर देना हर ग्रुप में एक सब्जेक्ट तो ऐसा बनता ही बनता है, पेपर नॉर्मली बनता है बेटा जिसके सर आपके क्वेश्चन में आपको समझ नहीं आएगी कंसल्टेशन की अमलगमेशन बेटा, इतना भी समझ नहीं आता बेटा कभी कभी तो, कि क्वेश्चन आया कैसे आखिर है। क्लियर? मेरे साथ हो चुका, मैं तो मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, लोगों का ठीक है सर। क्लियर? सर मतलब मैं सीए फाइनल की बात कर रहा हूँ, इंटर में ठीक है सर, सुनना, चलो मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बता रहा हूँ बेटा। क्लियर? ये आपके एक्सपीरियंस को ऐड करने के लिए बेटा, जरूरी नहीं कि गलती करके ही हम एक्सपीरियंस सीखे बेटा, हम दूसरों की गलतियों से या दूसरों की एक्सपीरियंस से भी हमारा एक्सपीरियंस ले सकते बच्चों। सर मैं आपको बताता हूँ बच्चों, सीए फाइनल बेटा, फर्स्ट पेपर में मुंबई था बेटा। क्लियर? मुंबई से मैंने आर्टिकलशिप करी, मुंबई रहता था बेटा मैं। क्लियर? सर और सीए फाइनल फर्स्ट पेपर अकाउंटेंसी बेटा, अकाउंटेंसी अपना फेवरेट, फेवरेट मतलब मेरे आज तक मार्क्स नहीं कटे कभी बेटा, मार्क्स कटे ही नहीं कभी मेरे सर। अकाउंट्स में 11 से अकाउंट होती थी सर। क्लियर? और मैथ्स, मेरे अकाउंट्स और मैथ्स ऐसे सब्जेक्ट हुआ करते थे जिसमें कभी मार्क्स कटते ही नहीं थे, मतलब 100 मार्क का पेपर तो 100 ही आते थे बेटा, मतलब 99 भी कभी कभी आते थे बेटा। क्लियर? अकाउंटेंसी में भी इंटर में मेरे कुछ 94 या इतने मार्क्स थे इंटरमीडिएट में बेटा, अब 92 या 94 दोनों में से एक थे बेटा। तो अब समझना मेरे थ्योरी सब्जेक्ट में मार्क्स कम आते थे, ठीक है, क्योंकि मेरे को उस टाइम लॉजिकल समझ नहीं आता था क्या हो रहा है, और जब तक लॉजिक मेरे को समझ नहीं आता तब तक मैं परफॉर्म नहीं कर सकता सर। क्लियर? पर लॉजिक न तो किसने समझाया ना मेरे को समझ में आया कभी बेटा, न इतना टाइम मिला। तो सर अब क्या हुआ, जब सीए फाइनल का पेपर देख रहे हैं हम, क्लियर, फर्स्ट पेपर मुंबई, शानदार पढ़ाई करी बेटा हमने, एंड सर यू वोंट बिलीव इस पेपर के अंदर मेरे को था कि 90-95 तो लाने ही लाने हैं सर, अकाउंटेंसी फर्स्ट पेपर है सर, अपना फेवरेट होता है। क्लियर? 4 डालना है, और इसको 4 डाला तो रैंक पक्का है, रैंक पक्का है। इंटर में भी रैंक से कुछ मार्क्स कम थे बेटा, क्लियर, वो थ्योरी की वजह से बेटा, पर रैंक पक्का है। ठीक है साहब, फर्स्ट पेपर तैयारी, आरबीजी हॉस्टल में रहता था मुंबई अंधेरी में, मुंबई अंधेरी एक राजस्थान हॉस्टल है, आरबीजी राजस्थान विद्यार्थी गृह, इंडिया का लगभग नंबर 1 हॉस्टल है फॉर सीए स्टूडेंट्स। अब सर पेपर देने गए, क्लियर, एकदम सुबह सुबह, वो हमारे हॉस्टल के नीचे मंदिर भी है, मतलब मंदिर की मूर्ति भगवान की, सरस्वती माँ की, धोख लग के गए, तिलक लगा के गए। क्लियर? और हॉस्टल में सर 400 बच्चे होते हैं बेटा, और जो एग्जाम देने जा रहा है उसको तो एक, यार समझे मेरी बात, वो सीनियर मोस्ट भी हो जाता है, बाकी सब तो जूनियर है बेटा हमारे। क्लियर? तो वो सब एक तरह से हॉस्टल की बात छोड़ने भी आते हैं अपने को, आप समझे, माहौल ही अलग होता है बेटा, ऐसा नहीं कि वो हॉस्टल में तो घर परिवार नहीं आपका, वो घर परिवार आपका वही है सर। अब सर एग्जाम देने गए, बड़ी उम्मीद दिल में, सर पेपर देने बैठे एकदम जोश में कि ये तो 4 डालना है पेपर, एंड सर यू वोंट बिलीव, मेरे सीनियर ने बोला था कि मंगल तू कितना ही इंटर में होशियार क्यों ना, तेरे कितने ही मार्क्स क्यों ना जाए, फर्स्ट क्वेश्चन आता ना बड़ा, सीए फाइनल में फर्स्ट क्वेश्चन आता 16 मार्क का बेटा, जो वो एक बड़ा क्वेश्चन होता है सर, वो देखना मत, पहले पहले छोटे छोटे क्वेश्चन कर डालना, 40 मार्क कवर कर लेना, फिर बड़े क्वेश्चन जाना तू। मैंने फॉलो किया,
मैंने फॉलो किया। अब फर्स्ट क्वेश्चन उठाया कौन सा बेटा, छोटा नहीं होता है, छोटे छोटे 4-4 लाइन के क्वेश्चन होते बेटा, जिसमें कुछ चैप्टर्स में से 2-2 क्वेश्चन ही होते बेटा, कुछ कुछ ऐसे टॉपिक भी आपने देखे होंगे बेटा। क्लियर, जिसको अपन केवल एक बार देख के चले जाते बच्चा, वो आया अपन उठाया, देखा मजा आ गया, जैसे ही शुरू किया और देखा, कल ही पढ़ के आया था मैं तो उसको, जैसे ही शुरू करने लगा, इसको स्टार्ट कैसे करना है, प्रेजेंट कैसे करना है, याद ही नहीं आ रहा है। मैं क्यों कहता हूं आपको कुछ क्वेश्चन लिख के आने बेटा, इसलिए कहता हूं मैं, याद ही नहीं आ रहा लिखना कैसे, 4 मार्क का क्वेश्चन, 2 मिनट का आंसर है। क्लियर, फिर जैसे जैसे लिखा, फिर लास्ट तक आया, फिर ज्यादा नहीं ऐसे नहीं यार, वो तो ऐसे था, कटा। फर्स्ट पेज सीए फाइनल, फर्स्ट एग्जाम, रैंक लाना है, 90 प्लस मार्क्स लाने हैं बेटा, फर्स्ट पेज पे टक 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 टक, वो भी सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन। ठीक है, वापस उसको लिखा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे आया, फिर क्वेश्चन नंबर 2 जब लिख रहा था तब यार नहीं यार, वो पहले वाला था ना वही सही था। आप समझ रहे हो हालत बेटा? क्लियर, ठीक है सर, वो तो हुआ जो हुआ हो गया। क्लियर, सेकंड क्वेश्चन देखा सर, फिर जैसे तैसे 2-3 क्वेश्चन किए, दिमाग खराब, फिर क्वेश्चन पलट के देखा कि कौन सा क्वेश्चन करूं मैं अब, अरे समझ ही नहीं आ रहा है कि करना कौन सा क्वेश्चन है। सर हालत ये हो गई कि लगभग 1 घंटा निकला, कुछ 20-25 मार्क के क्वेश्चन हुए थे सर, लग गए। 40 मार्क का टारगेट था, 20-25 मार्क के क्वेश्चन ही अटेम्प्ट हो पाए, क्योंकि फर्स्ट पेपर जीवन का बेटा सीए फाइनल एकदम राइटिंग जमा जमा के लिखी बेटा। क्लियर, जो क्वेश्चन आया उनकी एटलीस्ट। अब सर दिमाग ऐसा खराब, वो फर्स्ट क्वेश्चन जो था ना 16 मार्क का बेटा, वो पढ़ने की कोशिश करी, मतलब हालत ऐसी हो गई, समझ ही नहीं आ रही कंसोलिडेशन का क्वेश्चन है कि अमल कमीशन का क्वेश्चन है बेटा। मतलब हालत ये हो गई सर, क्वेश्चन सोल्व करना तो बहुत दूर की बात है, समझ ही नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन आया कहां से ये। सर मतलब पसीने निकल रहे बेटा इधर से, कौन से वाले, टेंशन वाले बेटा, दुख वाले, गर्मी वाले नहीं कि अब क्या होगा जीवन में। सर वहां सब याद आ जाता है बच्चा कि स्कूल टॉप किया था, जिस स्कूल में थे उसके वो एनुअल डे होता ना बेटा, उसके मिस्टर आलोक बने थे, वो सब याद आता, आपको मालाएं पहनाई थी, आपको सर साफा पहनाया था, इतना मान सम्मान दिया। सर फिर जो जूनियर होता है ना बेटा, उनको आपके एग्जाम्पल देके बताया जाता है कि ये देखो इतना अच्छा पढ़ाता है, इतना अच्छा पढ़ता है, ये काम करता है, सर इंटरमीडिएट में इतने मार्क्स आते हैं, ये आता है वो आता है, और सर वहां याद आ रहा है क्या, फेल होने वाले हैं, टपक टपक गिरते बेटा आंसू, सब याद आता है। घर परिवार के आस पड़ोस वाले लोग भी याद रहते बच्चा, यार देखो तो सी बनने से कोई नहीं रोक सकता, वो याद आता है वहां पे बेटा कि आपका बेटा तो बहुत होशियार, ये तो सीए बनेगा बनेगा, और वहां याद दिख रहा है क्या, ये पेपर में लग गए अपने, तो पास ही नहीं होने वाले है बेटा। अब सर उसी टाइम, मतलब आप समझे, आप भावनाओं को समझो, उस टाइम पे क्या भावना चल रही है बेटा। क्लियर, अब सर मेरे आगे बेटा था रोहित, रोहित मतलब मेरा छोटा भाई आगे पीछे बैठे थे हम बेटा। क्लियर, सर हमने 6 एग्जाम दिए, सीए सीएस के 3-3 पेपर, मतलब फाउंडेशन इंटर फाइनल, फाउंडेशन इंटर फाइनल बेटा। क्लियर, उसमें फर्स्ट पेपर जो था हमारा फर्स्ट एग्जाम सीए फाउंडेशन का, तब हमको पता नहीं था कि आगे पीछे कैसे बैठते हैं, उसको छोड़ दो, उसको सारे एग्जाम हमने आगे पीछे बैठ के दिए बेटा, और कैसे दिए वो छोड़ दो बेटा। सर अब सर ध्यान देना बेटा, योर माइंड शुड बी वेरी एक्टिव। अच्छा कुछ चीटिंग नहीं करी हमने, हमने रास्ता निकाल लिया उसका, हम आगे पीछे बैठे सारे एग्जाम में। मैंने उससे पूछा रोहित, छोटा भाई है और मेरे बड़े पापा का लड़का है, एंड सर सेकंड क्लास उसने जम करी, तब से हम एक ही क्लास में सर, और हमारे 2-3 मार्क के डिफरेंस था हमारे दोनों में, शुरू से लेके एंड तक। अब सर मैंने रोहित को बोला, रोहित मैंने कहा रोहित, बोला फेल हो गया, मैं तो फेल हूं। मैंने क्या बात कर रहा है, बोला मैं तो फेल हूं, मैं तो फेल हूं। मैंने कहा क्या बात कर रहा है, मैं खुश, बोला मैं फेल हूं सर, तू खुश हो रहा है मैंने कहा मैं भी फेल हूं, बोले क्या बात कर रहा है मतलब सर देखो भाई, अपन फेल हो उसका टेंशन नहीं है, पर दोस्त पास हो जाए, अपन फेल हो जाए तो टेंशन बेटा। वो 3 इडियट में देखा होगा बेटा आपने, मैंने तो फील किया वहां पे यार सर वो भी खुश कि वाह अब पापा के लिए मेरे को नहीं मारेंगे, बोलते ये भी फेल हुआ है, वो हम दोनों फेल हुए साथ में। तो मतलब बात समझना बच्चा, हम दोनों ही फेल नहीं हुए सर, अब समझना। जैसे ही उसने बोला मैं भी फेल, मैंने कहा वाह भाई,
वो बोला वाह भाई बोल रहा है, मैं फेल हो रहा हूं तो वाह भाई बोल रहा है। मैंने कहा मैं भी फेल हूं। बोले क्या बात कर रहा है, मजा आ गया। हम दोनों टेंशन फ्री, हम दोनों टेंशन फ्री। फिर हमने नजर उठाई ऊपर, देखा केवल हमारी रो में क्या, हम 5 दोस्त थे बेटा, आरबीजी में तो साथ में हम एग्जाम देने जाते थे बेटा। क्लियर, बस वही बैठे थे, बाकी सब खाली थी क्लास। बाकी पूरी क्लास में 1 या 2 जने बचे होंगे, बाकी पूरी क्लास खाली भाग गए लोग। इतने सालों से जो मेहनत करी है, मैदान छोड़ के भाग गए सर। और जो हम लोग 3 घंटे तक बैठे थे ना, सब पास थे बेटा। बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं से? दैट पेपर वॉज जस्ट टू चेक योर कॉन्फिडेंस कि आप सीए बनने लायक हो गया नहीं हो। हाँ है ना, समझ रहे हो मेरी बात बच्चों? क्लियर। एंड सर दैट इज द ओनली थिंग जहां पे आप अपने आप को डिफरेंशिएट करोगे। तो मैंने आपको ये एग्जांपल इसलिए दिया। इनफैक्ट रात को जब हॉस्टल में, शाम को जब हॉस्टल में आया ना बेटा, उस दिन हालत ये थी बेटा हॉस्टल की, पूरे 400 बच्चे रहते सर उसके अंदर, और हॉस्टल 400 बच्चों वाला। आपने 3 मूवी देखी बेटा? हॉस्टल में माहौल कैसा होता है बेटा, वो हमने फुल जिया है सर, पूरा जिया है सेम सर। और उस हॉस्टल के अंदर शाम को 8 बजे डिनर चालू होता है बेटा, खाना। मैस में कैसी आवाज होती होगी आप सोच सकते हो बच्चा, पिन ड्रॉप साइलेंट। मतलब कोई मर गया हो ना सर, उस टाइम माहौल कैसा होता बेटा, वैसा माहौल। बस प्लेट लेके खाना लेने जा रहे हैं, कल हम नहीं, 400 के 400 लोग बेटा, क्यों? इनको पता है कि लग गए, और सर इनके लग गए तो अपने भी लगने वाले ही है। और उस दिन एहसास होता है, ये 5 चेहरे देख लो आप, ये फेल हो रहे हैं, हमारा क्या होगा? और उस दिन एहसास होता है क्या कि अगला एग्जाम अपना ही है। जूनियर्स को उस दिन समझ में आता है कि अगला एग्जाम हमारा भी होने वाला है। क्लियर सर? ध्यान देना बच्चों, सर हम 9 लोग थे जो हमने हॉस्टल में रहकर एग्जाम दिए थे बेटा, बाकी सब लोग अपने अपने घर से एग्जाम दे रहे थे। क्लियर, 9 के 9 पास हुए हम एक साथ। क्लियर, पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट क्या है, कॉन्फिडेंस और आपके दोस्त कैसे है। क्लियर, वो आपको धकेल रहे पीछे या आपको साथ लेके चल रहे बेटा, हाँ है ना? क्लियर, समझा मेरी बात? वो आपको कॉन्फिडेंस दे रहे कि नहीं दे रहे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सर देना सर, पॉइंट ये है कि हर एग्जाम में एक पेपर आपका ऐसा होगा ही होगा, आप भी मेंटली तैयार रहे। मैंने ये बात आपको क्यों बताई, आप मेंटली तैयार रहे कि ऐसा होता है और ऐसा होगा कि एक पेपर तो ऐसा आएगा जिसमें आपको सब कुछ आता है, पर जब पेपर देने गए तो कुछ भी नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? पेपर ही ऐसा है बेटा। क्लियर, तो ऐसे केस में डरने का नहीं। वहां 3 घंटे जिसने गुजार दिए वो पास हो जाएगा बच्चा। कोशिश करते रहो, कोई ना कोई एक क्वेश्चन निकलेगा जिसमें आपके मार्क्स आएंगे, कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा। सर 4-5 क्वेश्चन होते जो आपको आएंगे ही नहीं, छोड़ दे, बाकी तो कर। कौन से थे वो 100 में 16 ने यार, आए ना? क्लियर, और मैं कह रहा हूं जो वहां पे ढंग से टिक के बैठ गया उसके सर ध्यान देना 60-70 आना भी मुश्किल नहीं है बेटा, आएंगे। पर एक बार अपने आपको 40 तक ले आओ। क्लियर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, सो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं सर, मेरी सक्सेस क्या है, जब मैं हर क्वेश्चन यहां पढ़ाता हूं, क्वेश्चन पूरा नहीं होता उससे पहले माइंड में आपके आंसर आना चालू हुए थे बच्चा, ये मेरी सक्सेस है। पर एट द सेम टाइम मैंने आपको क्या बोला, अगर ये सब्जेक्ट आपके लिए इजी हो गया है तो डोंट टेक इट इजी। क्लियर, इसको इतना स्ट्रांग बनाना आप कि सर अगर किसी पेपर में कुछ हो जाए तो आपके दिल में क्या रहे, कोई बात नहीं, जीएसटी तो भी आने वाला है, फोड़ दूंगा, उधर उधर मैं कवर कर लूंगा, इसमें मेरे 60 मार्क्स नहीं है, इस सब्जेक्ट मेरे 40-45 ही आएंगे, कोई बात नहीं, मैं टैक्स में 80 नंबर लेके आऊंगा, अभी आ रहा है मेरा जीएसटी। हाँ है ना? ये कॉन्फिडेंस आपका होना चाहिए बच्चों। और अगर आपके पास 2 सब्जेक्ट भी ऐसे है, 2 सब्जेक्ट, दोनों ग्रुप में एक एक सब्जेक्ट बेटा, जिसमें आपकी तैयारी आपको ऐसी लगती है कि 70-80 मार्क्स कहीं नहीं गए, तो पता है जो पेपर खराब होगा ना बेटा आपका, उस पेपर को सेट ऑफ करने के लिए दूसरा पेपर तैयार रहेगा बेटा आपके पास। इसलिए आप लोग एटलीस्ट 2-3 पेपर तो ऐसे तैयार रखिएगा जिसमें मार्क्स कितना है वो छोड़ देना बेटा, वो मेरे लिए कंसर्न नहीं है। मेरे लिए कंसर्न क्या है, आप मेंटली इतने स्ट्रांग हो जाए कि सर कोई बात नहीं, ये पेपर बिगड़ है, आने वाला आ रहा है बेटा। वरना बच्चे क्या करते हैं, पेपर बिगड़ा, शाम को घर आके बाकी ग्रुप छोड़ देते बेटा, बाकी एग्जाम दिए ही नहीं, जाने गए ही नहीं। अरे वाह भाई, केवल तुमने नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स ने भी मेहनत करी सर इतने सालों तक, हाँ है ना? और सर एंड में छोड़ के भाग के आ गए, नहीं होना चाहिए बेटा ये। क्लियर, कभी विड्रॉ नहीं करना है अपने आप को बच्चों। एंड सर ध्यान देना, यही वो वक्त होता है जब अपने आप को डिफाइन करने की वक्त आती है बच्चा। बोलते ना मैं ये मैं वो, सर कहने से कुछ नहीं होता, प्रूव करके दिखाओ आप। क्लियर, समझे मेरी बात? तो सर ध्यान देना, सर मैंने आपको ये बात इसलिए कही कि सर नो डाउट आपको एक क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर सारे आपके सामने आ रहे हैं बेटा, पर पॉइंट इज दैट
कि कुछ क्वेश्चन आपको लिख के सोल्व करने चाहिए, जो मैं आपको होमवर्क में जानबूझ देता हूं बच्चा में, है ना। बाकी मेरी गारंटी है एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको नहीं आता, विद प्रोविजंस, विद रीजंस, विद कॉन्सेप्ट्स। क्लियर, समझे। सेकंड थिंग, आपको हल्के में नहीं लेना है सब्जेक्ट को। अब ये मत समझना इजी है, इजी हुआ है क्योंकि कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाया हर चीज को मैंने, विथ लॉजिक। क्लियर, वो भी दिल में उतार के, है ना भाई। क्लियर, अगर आप इधर उधर ध्यान भी देते हो तो आपका ध्यान पहले इधर लाया हूं, उसके बाद मैंने पढ़ाना चालू किया बेटा, है ना। सर किसने मोबाइल भी देखा बीच में तो उसको सर मजाक करके, मस्ती करके, डांट के, कैसे भी करके सर वो बंद करा के ध्यान मैंने इधर लाया हूं पहले मैं। क्लियर, तब जाके सर आप लोग बदमाश जो होने के बावजूद भी पढ़ाई कर रहे हो बेटा। अरे क्लियर, पर सर पॉइंट क्या, अल्टीमेटली अपना एम क्या है, आप लोग यहाँ पे क्यों आए हो सर। आप में से भी कई सारे लोग घर कहीं दूर होंगे बेटा, वीडियो क्लास में जो है वो लोग भी सर सुबह से लेकर रात तक सर मोबाइल पे या लैपटॉप पे वीडियो लेक्चर देख रहे बेटा, सब कुछ छोड़ के। आपके दोस्त हो सकता है खेल रहे हो, आपके दोस्त हो सकता है यू नो, क्लियर सर डेट पे गए बेटा, पर आपकी डेट चल रही किसके साथ बेटा, मेरे साथ। क्लियर, समझे मेरी बात। सो ये सब रिजल्ट्स देगी, ऑल दीज आर वर्थ। क्लियर सर, ध्यान देना, जिसने 3-4 साल मेहनत कर ली उसके आगे 30-40 साल अच्छे जाने वाले हैं बेटा। क्लियर सर, लोग सपने देखते हैं, मैं कह रहा हूं आपके सपने पूरे होंगे बेटा। क्लियर, एंड लोग विल स्टार्ट फॉलोइंग यू बेटा, पर सर मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए सर, है ना। सर आइए बच्चों पढ़ते हैं सर। रेत की जमीन पर छोड़ते चलो निशान, रेत की जमीन पर छोड़ते चलो निशा, देखे तुम्हें जमीन देखे आसमां, है ना। पर सर उतना काबिल आपको खुद को बनाना पड़ेगा बच्चों। आइए बच्चों, सर प्रोसीजर फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन, अगर ऑफिसर ने कैंसिल किया तो बेटा सबसे पहले ऑफिसर क्या करेगा बेटा, ध्यान देना। अगर ऑफिसर रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहा है तो पहले अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड देगा बेटा। क्लियर, बाय वे ऑफ इश्यू ऑफ शो कोज नोटिस ही विल गिव यू अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड, और अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड अगर दिया है क्लियर तो उसका आप रिप्लाई देंगे बेटा। आप रिप्लाई देंगे 7 दिन के अंदर बेटा, वो रिप्लाई को वो कंसीडर करेगा और 30 दिन के अंदर वो ऑर्डर पास करेगा कि सही में रजिस्ट्रेशन कैंसिल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बच्चा, हाँ है ना भाई। क्लियर, समझे मेरी बात, डन। सर ये रहा प्रोसीजर खत्म बेटा। सर लिस्ट द इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर कंप्यूटिंग एग्रीगेट टर्नओवर अंडर द सीजीएसटी बेटा। सर एग्रीगेट टर्नओवर का डेफिनेशन लिख के आना बच्चा, हाँ है ना भाई। सर आइए, स्टेट विद रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, सच का सामना। When the change in the constitution of the business results in change in pen, एक मिनट, पेन नंबर चेंज हो रहा है बेटा, क्या होगा बताओ मुझे आगे। रजिस्ट्रेशन नंबर नया लेना पड़ेगा या अमेंड करना पड़ेगा। सर पेन नंबर चेंज हो रहा है तो नया रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा बेटा, हाँ है ना भाई। यस, द बिजनेस एंटिटी कैन अप्लाई फॉर अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, नहीं नहीं नहीं, झूठ बोलता है ये बेटा। क्लियर, सच क्या है बच्चा, न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि पेन नंबर चेंज हो गया तो रजिस्ट्रेशन नंबर भी चेंज हो जाएगा बच्चा। देख अमेंडमेंट कब होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर वही है, उसके अंदर जो पर्टिकुलर्स है उसमें कुछ चेंज हो रहा है, जैसे एड्रेस चेंज हो रहा है, बिजनेस चेंज हो रहा है, हाँ है ना भाई, नंबर चेंज नहीं हो रहा है बेटा। ठीक है, चलिए अमेंडमेंट में कभी नंबर चेंज नहीं होता है बेटा, समझे। आपका एड्रेस चेंज हो गया, आपका कोई बिजनेस चेंज हो गया बच्चा, ये सब अपडेट हो जाएंगे बेटा, पार्टनर चेंज हो गए, डायरेक्टर चेंज हो गए बच्चे। ठीक है सर, जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर में एक डिजिट भी चेंज, मतलब नंबर ही चेंज हो गया ना यार, उसको नंबर को भी कभी अमेंड नहीं कर सकते बेटा, समझे, नंबर चेंज होगा बेटा। आइए बच्चों, स्टेट द पर्सन्स हु आर नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन एज पर द सेक्शन नंबर 23। और भाई कौन कौन लायबल नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए बेटा, जो एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई करे, जो एक्सक्लूसिवली नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहे बेटा, विच आर नॉट लायबल फॉर जीएसटी। एग्रीकल्चरलिस्ट याद है बच्चा आपको, क्लियर। फिर अगर आप इंटरसेट सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहे हो 20 लाख तक एग्जाम बेटा, फिर आप इंटरसेट सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हो, कौन से, हैंडीक्राफ्ट गुड्स ज्यादा है बेटा आपको, क्लियर। या आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन ऑफ नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स बच्चों, जब तक आपका थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं होता तब तक आपको रजिस्ट्रेशन के लिए एग्जाम है बेटा। फिर 40 लाख का टर्नओवर याद है बच्चा आपको, इफ यू आर सप्लाइंग गुड्स, एक्सक्लूसिवली सप्लाइंग द गुड्स नॉट द सर्विसेज, क्लियर। सेक्शन में 24 में आप कंपल्सरी लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं हो, यस या नो, या तमन्ना औसम टीपी के स्टेटमेंट नहीं हो, याद आया क्या बेटा आपको, क्लियर। तो इस तमन्ना औसम टीपी के केस में आपको 40 लाख का बेनिफिट नहीं मिलता, याद आया बेटा आपको, क्लियर। तब आप रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल नहीं हो जब तक आपका टर्नओवर 40 लाख क्रॉस नहीं होता है। प्लस सर आप ईसीयू के थ्रू सर्विसेज दे रहे हो बेटा, याद आया बेटा आपको, तो भी आप कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल नहीं हो जब तक आपका टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं करता है। प्लस आप गुड्स भी सप्लाई कर रहे हो, जब तक आपका थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं होता तब तक आप
रजिस्ट्रेशन के लिए एग्जाम्प्ट हो, भले आप ईसी के थ्रू सप्लाई कर रहे हो बेटा, सब्जेक्ट टू सर्टेन स्पेसिफाइड कंडीशन बच्चों, सारे को यहाँ लिख करके बच्चा। हाँ है ना भाई, कोई टफ पॉइंट? चलिए सर, सर टफ क्या था जो आपको नहीं आता है बेटा, ये ध्यान रखना बच्चों। मिस्टर एलन, अ नॉन रेजिडेंट पर्सन wishes to provide taxable supply of goods, he has no fixed place of business or residence in India, मतलब उसको बोलेंगे क्या? एनआरटीपी याद है बेटा आपको? He seeks your advice on the following aspect relating to CGST बेटा। अच्छा सुनो, इसको छोड़ो बेटा, पहले मुझे याद कराओ बेटा, वो उसका कोई फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस या रेजिडेंस इंडिया में नहीं है, क्लियर? तो ऐसे केस में उसको बोलते हैं क्या? नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, अगर वो टैक्सेबल सप्लाई करने आ रहा है तो बच्चा। सर उधर मत देखना बेटा, कसम आपको उसकी बेटा। क्या प्रोविजन क्या क्या मुझे बताओ, चलो एक एक करके। सबसे पहली बात, उसको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है, उसको थ्रेशोल्ड लिमिट का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। सेकंड, उसको कंपोजिशन स्कीम भी नहीं मिलती है। थर्ड, उसको कोई आईटीसी भी नहीं मिलता है, एक्सेप्ट जो गुड्स उसने इंपोर्ट किए उस पर जो आईजीएसटी पे किया होगा उस पर उसका क्रेडिट मिल जाएगा, वरना कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। उसका रजिस्ट्रेशन वैलिड होगा टिल द डेट उसने जो अप्लाई किया उसके लिए, या 90 डेज विच एवर इज अर्लियर, प्लस एक्सटेंशन भी जितना उसने अप्लाई किया और 90 डेज विच एवर इज अर्लियर तक। हाँ है ना भाई, उसको एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी पे करनी पड़ती बेटा, ठीक है? और जब वो रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी को एक्सटेंड कराने के लिए अप्लाई करता है, तब जितने पीरियड के लिए वो फर्दर अप्लाई कर रहा है उसमें भी अगर एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी कुछ बनती है उसकी, तो वो भी पहले एडवांस में जमा कराएगा बेटा। हाँ है ना भाई, पढ़ो, खत्म बेटा। When he shall apply for registration at least 5 days before, याद है बेटा आपको? At least 5 days before commencement of business बेटा। Is PAN mandatory? No सर, उसके देश का जो टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा या वैलिड पासपोर्ट नंबर होगा उसके बेस पे उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा बेटा। देन व्हाट इज द पीरियड ऑफ वैलिडिटी बेटा, बात कर ली बेटा। विल ही बी एबल टू एक्सटेंड द वैलिडिटी? यस, समझे मेरी बात? डन। आइए बच्चों, आया मजा कि नहीं आया? क्लियर? आओ बच्चों, देयर इज a dairy farm selling intrastate milk and milk product बेटा in Delhi. Turnover of his dairy farm is as follows बेटा। मिल्क जो एग्जेम्प्ट है बेटा कितना? 1990। बटर जो टैक्सेबल बेटा कितना? 50,000। आई डोंट केयर बेटा, 20,40,000 टर्नओवर हो गया बच्चा इसका, एग्रीगेट टर्नओवर बच्चा। हाँ है ना, ये एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई कर रहा होता तो रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ता। 1 रुपए का भी टैक्सेबल सप्लाई है और एग्रीगेट टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस करता है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। पर ये इंट्रास्टेट सप्लाई करता है, वो भी गुड्स, और तमन्ना सम टीपी में नहीं तो 40 का बेनिफिट मिलेगा। इसको याद है बेटा आपको? आगे बढ़ते क्या लिखा बेटा? सर व्हाट इज द रजिस्ट्रेशन लायबिलिटी अंडर जीएसटी फॉर द अबव मेंशन्ड पर्सन? क्लियर? अज्यूमिंग ही हैज द सेम पेन, तो एग्रीगेट टर्नओवर 20,40,000 है बेटा। क्लियर? रजिस्ट्रेशन लायबल नहीं होगा क्योंकि दिल्ली में है, इंट्रास्टेट सप्लाई करता है और केवल गुड सप्लाई करता है बेटा ये। क्लियर? इसलिए इसको 40 लाख का बेनिफिट मिलेगा। कितने का मिलेगा बच्चा? 40 लाख का। क्लियर? एंड ही इज नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। 40 लाख याद है क्या बेटा आपको? केवल गुड सप्लाई करते हो, वो भी विद इन द स्टेट, तो 40 लाख का बेनिफिट मिलेगा अगर आप तमन्ना असम टीपी में नहीं हो तो बच्चा। हाँ है ना मालिक? चलिए, अमित, अ टैक्सेबल पर्सन इज ऑपरेटिंग इन तमिलनाडु, पंजाब एंड वेस्ट बंगाल बेटा विथ सेम पेन नंबर बेटा। 1 मिनट, तमिलनाडु तमन्ना असम टीपी में नहीं आता बेटा, टीपी में तेलंगाना आता है, त्रिपुरा आता है बेटा, पर तमिलनाडु नहीं आता बच्चा। अरे अमीर शहर है, अमीर स्टेट है बेटा तमिलनाडु, तो बहुत बड़ा। किस बात का बेटा? 10 लाख। हाँ है ना? क्लियर? सर यहाँ पे तो सबसे ज्यादा अमीर लोग रहते बेटा, तमिलनाडु, पंजाब, वेस्ट बंगाल विद द सेम पेन। कैन ही ऑपरेट विद द सिंगल रजिस्ट्रेशन इन वेस्ट बंगाल? कैन ही ऑपरेट विद द सिंगल रजिस्ट्रेशन वेस्ट बंगाल? नहीं बेटा, उसको क्या करना पड़ेगा? हर स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा उसको। सर ध्यान देना बेटा, वेस्ट बंगाल, पंजाब और तमिलनाडु में भी क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, सेपरेट रजिस्ट्रेशन इन ईच स्टेट बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर? पर सर अगर वो तमिलनाडु और पंजाब से एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई कर रहा है, क्या कर रहा है बेटा? तो उन स्टेट में रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है बेटा, अदरवाइज रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा बेटा। बोलो यस सर? ठीक सर, आप समझिए बेटा, ये वो क्वेश्चन चल रहे जो एग्जाम में आते हैं बेटा। क्लियर? और ये क्वेश्चन आपको इसलिए कर रहा हूं कि जब पढ़े थे हमने चैप्टर बेटा, तो आपको लगा था क्या थ्योरी चैप्टर बच्चा, याद होगा कि नहीं होगा? वो भी याद है ना बेटा आपको? क्लियर? आइए बच्चों, 31, द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ विकास एंटरप्राइजेज। चलना कुछ तो लिखो होमवर्क के लिए बेटा यार, 31 क्वेश्चन तक होगा बच्चा। अरे इजी हो जाएगा, 1 मिनट में हो जाएगा बेटा। ये लिखो होमवर्क। अब ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन बेटा, ठीक है? अब इसमें क्या होगा? सारे क्वेश्चन है, सुनो, स्टेट का नाम चेंज हो जाएगा बच्चा। आपको ध्यान रखना, तमन्ना असम टीपी है कि नहीं बेटा? अप्लाई करना आ गया ना बेटा आपको प्रोविजंस। चल अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको, ये सर ये लिखो होमवर्क। सुनो, अभी एनआरटीपी पढ़ा था क्या बेटा आपने?
सेम प्रोविजन किस लिए होते हैं? सीटीपी के लिए होता है बच्चा, ठीक है। थोड़ा बहुत चेंज है बेटा, वो सीटीपी है क्वेश्चन नंबर 6 आपका। कुछ क्वेश्चन लिखो बेटा आप, तो क्या होमवर्क में लिखोगे तो आपका ध्यान रहेगा बेटा एग्जाम में। लिखो होमवर्क, ये सब रिपीट हो रहा है बेटा कि रजिस्ट्रेशन कराना है कि नहीं कराना बेटा आपको, ठीक है। सर मैं एक एक मिनट में सोल्व करा दूंगा, पर मैं चाहता हूं आप कुछ लिख के आए बेटा एग्जाम में। लिखो होमवर्क। चाय पीनी किसको बेटा? आओ इधर आओ, किसको पीनी है? दर्शित, दो है चाय। उधर सर सुनना बेटा, हाँ किसको चाय पीनी थी बेटा? वीडियो क्लास में जो चाय पीना चाहते बेटा, एक बार होठ ऐसे करना। ओके चलिए क्या नहीं पीता? ओम भाई, थैंक यू, थैंक्स टू यू बेटा। सर मजा आएगा बेटा, आप पिए चाय बेटा एक बार। सर ये अलग से स्पेशल चाय बनती है बेटा अपने लिए, क्लियर? आपको भी पीनी बेटा? बेटा एक बार तू पी के ऐसे ऐसे कर देना बेटा, क्लियर? सर पढ़ना ध्यान से बेटा। आइए 35 मैंने होमवर्क दिया बेटा, कोई खास बात नहीं बच्चा। 36 देख लो सर एक बार। अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 29 सबसेक्शन नंबर 1 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट रेड विद रूल नंबर 21A, ये आयुष लिख रही बेटा कि सर चाय नहीं पीती मैं, क्लियर? चाय नहीं चलती है, बाकी सब चलता है, क्लियर है सर? सुनना, अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 29 सबसेक्शन नंबर 1 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट रेड विद रूल नंबर 21A ऑफ द सीजीएसटी रूल्स। अभी आपको लग रहा होगा पता नहीं जीवन में क्या चल रहा है बेटा, ये आगे बढ़ो। रिलेटेड टू सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, अब तो याद आ रहा होगा बेटा। If the registered person has applied for cancellation of registration, what is the period and manner of suspension of registration बेटा? पहली बात तो ये, किसने अप्लाई किया है कैंसिलेशन के लिए? रजिस्टर्ड पर्सन खुद ने अप्लाई किया कैंसिलेशन के लिए। तो जब जिस दिन से आपने अप्लाई किया, या इफ जिस दिन आपने अप्लाई किया, या जिस दिन से आपने अप्लाई किया, whichever is later, उस दिन से आपका रजिस्ट्रेशन क्या मान लेते बेटा? सस्पेंड हो गया है, ठीक है। और फिर क्या होगा सर? जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा? फाइनली कैंसिल हो जाएगा, उस दिन सस्पेंशन ऑटोमेटिक विड्रॉ हो जाएगा, एंड सर रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा? कैंसिल बेटा, हाँ है ना भाई? और ड्यूरिंग दिस पीरियड क्या बोला सर? ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन यू शैल नॉट मेक एनी टैक्सेबल सप्लाई एंड यू आर नॉट सपोज्ड टू फाइल एनी रिटर्न ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन बच्चों, ठीक है? बस इतना लिख के आना बेटा, हाँ है ना भाई? चलिए, पर मेरी रिक्वेस्ट क्या बेटा, इन क्वेश्चन को आपको पढ़ना है सबको बेटा, ठीक है? और कुछ क्वेश्चन लिखने बेटा, आपको ध्यान रहेगा किस तरह से आंसर लिखने होते बेटा, ओके? चलिए, explain the circumstances under which proper officer can cancel the registration on his own of a registered person under the CGST Act बेटा, क्लियर? सर सुनना रे, यहाँ पे आंसर लिखना रह गया बेटा, ये आंसर, ठीक है? और भाई वो याद आया क्या, किन किन केस में ऑफिसर रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है बच्चा आपका? वो सारे रीजन यहाँ पे लिख दिए बेटा, एचडीएस बुक के अंदर जो लिखे वही कॉपी किया बेटा, ठीक है? अब सुनो, देखो एग्जाम में क्वेश्चन कितने मार्क का था बेटा? ये 5 मार्क का बेटा। इसलिए अब देखिए ये सारे रीजन तो इतने सारे, बहुत सारे बेटा यहाँ पे। यह क्या लिखा? एनी 5 पॉइंट्स आउट ऑफ द अबव 11 पॉइंट में भी मेंशन। 5 मार्क का क्वेश्चन, 5 पॉइंट लिखे, भारत माता की जय, हाँ है ना भाई? सर आइए सर, पॉइंट मेरा आपसे ये, मान लो सर 38 पी लिमिटेड, क्या लिखा बेटा? पी लिमिटेड, a registered person provided following information for the month of October बच्चा, अक्टूबर महीने के लिए फॉलोइंग इंफॉर्मेशन बच्चों। सर एक मिनट, पहले एक बार यहाँ पे देखो क्या लिखा है बेटा, चाहिए क्या बेटा अपने को? जीएसटी इज पेबल ऑन रिवर्स चार्ज फॉर जीटी सर्विस बेटा, जीटी सर्विस के लिए रिवर्स चार्ज लगेगा, इसने पहले बोल दिया, मतलब फॉरवर्ड चार्ज का ऑप्शन नहीं लिया जीटी ने, कहने का मतलब ये बच्चा, ठीक है? ऊपर इंफॉर्मेशन होगी, कुछ जीटी के लिए बात करेंगे बेटा। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन लिखनी है बच्चा आपको अंडर द जीएसटी एक्ट, and compute the aggregate turnover of P Limited for the month of October. All amounts are exclusive of GST बेटा। एक तो aggregate turnover का definition लिखा ना बच्चा आपको कि aggregate turnover include all taxable supply, exempt supply, सर गुड्स का हो, सर्विसेज का हो, एक्सपोर्ट हो, इंट्रास्टेट हो, इंटरस्टेट हो बेटा,
Clear, but does not include GST, CGST, SGST, IGST, UTGST, GST compensation, cess and any inward supply जिसमें रिवर्स चार्ज में आपकी खुद की लायबिलिटी थी बच्चा, वो आपका इनवर्ड सप्लाई है, इसलिए आपका एग्रीगेट टर्नओवर नहीं। ये हो गया डेफिनेशन खत्म बेटा। पर एक लाइन और लिख देना, टू बी कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस हैविंग द सेम पेन नंबर बेटा। हाँ है ना मालिक? यस। अब सर एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या आएगा, चलो बताते जरा मुझे एक बार। इंट्रास्टेट आउटवर्ड सप्लाई, अरे यस या नो? यस। इंटरस्टेट एग्जाम्ड आउटवर्ड सप्लाई, yes. Turnover of exported goods, yes. Payment of IGST, नहीं. Payment of C&S, no. Payment of custom duty on export. सर एक्सपोर्ट के केस में कस्टम ड्यूटी पे करो बेटा, तो एनी टैक्स अदर देन जीएसटी विल फॉर्म पार्ट ऑफ योर टर्नओवर बच्चा। हाँ है ना भाई? यस। पेमेंट मेड फॉर अवेलिंग जीटी सर्विस, आपने जीटी सर्विस ली है, परचेज किया है, अब भले इसमें रिवर्स चार्ज लगे, फॉरवर्ड चार्ज लगे, हमें मतलब नहीं, इसमें क्या है, ये आपको परचेज है यार भाई, ये आपका सप्लाई नहीं है रे। देयर इज नो पॉइंट ऑफ एनी टर्नओवर में इंक्लूड करने वाले बात बेटा। ठीक है, डन हो जाएगा बेटा आंसर। चलिए आइए, क्यू लिमिटेड इज एंगेज्ड एक्सक्लूसिवली इन सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेट्स। सर ये टैक्सेबल गुड सप्लाई करता है। द पर्टिकुलर्स ऑफ इंट्रास्टेट सप्लाईज फॉर द मंथ ऑफ मई 21 आर एज फॉलोज बच्चा। ठीक है, मध्य प्रदेश 5 लाख, गुजरात 14 lakhs, त्रिपुरा 12 lakhs। क्लियर? आगे पढ़ो, पूछा क्या बेटा इसने, क्योंकि त्रिपुरा पढ़ते ही आपके दिमाग में आ गया तमन्ना बेटा, 10 लाख का टर्नओवर बात खत्म बेटा, भले इंटरेस्टेड हो इंटरेस्टेड, आई डोंट केयर, 10 लाख बस। इंटर में तो हमेशा कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन बच्चा, विद इन द स्टेट है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। इंटरेस्टेड होने के बावजूद त्रिपुरा है तो 10 लाख का लिमिट मिलेगा सारे स्टेट के लिए बेटा। क्यू लिमिटेड सीक टू नो वेदर इट इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी लॉ। यस, क्योंकि एग्रीगेट टर्नओवर कितना हो गया बेटा, 26 और 5 31 lakhs बेटा। हाँ है ना मालिक? क्लियर? सर 31 लाख इसका एग्रीगेट टर्नओवर हो गया, ये लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन होगा। क्यों? क्योंकि त्रिपुरा के लिए लिमिट कितना है बेटा, 10 लाख है बेटा। विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ क्यू लिमिटेड सप्लाइज ओनली पेट्रोल एंड डीजल फ्रॉम त्रिपुरा इंस्टेड ऑफ एनी टैक्सेबल गुड्स बेटा? याद है बेटा? सर मैंने एग्जांपल दारू को दिया था बेटा, क्योंकि आपको जल्दी समझ में आता है बच्चा उससे। सर एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन का मैंने एग्जांपल दिया था। अगर ये त्रिपुरा से ओनली ऐसी सप्लाई करा बेटा, नॉट लायबल फॉर टैक्स, तो ऐसे केस में इसको त्रिपुरा में लायबिलिटी आती नहीं रजिस्ट्रेशन की बेटा, तो लिमिट भी 10 लाख की नहीं देखेंगे बेटा। तो ऐसे केस में इसको 40 लाख का बेनिफिट मिलेगा, और 40 लाख का अगर बेनिफिट मिलेगा तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। हाँ है ना भाई? यस। आइए बच्चों 40, एक काम करो, लिखो ना होमवर्क बेटा, कुछ क्वेश्चन लिख के आइए बेटा, बहुत ईजी है, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आंसर आएंगे बेटा आपके। लिखिए होमवर्क बेटा, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए बेटा। ठीक है, कोई खास बात नहीं है। वैसे तो ये भी 42 भी हो जाएगा, पर पढ़ लो, यही कर लेते सर, ताकि आपको ये नहीं लगेगा ज्यादा क्वेश्चन दिए बेटा मैंने। ठीक है, डिटरमाइन द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन द फॉलोइंग केसेस बेटा। अप्सरा टेली सर्विसेज इज एन, अभी पढ़ा बेटा हमने, याद है? आर्किटेक्ट इन लखनऊ। और सर याद है बेटा फुटवेयर खाए होंगे ना बेटा आपने, तो जब दर्शित ने बोला था हाँ खाया था, याद है बेटा आपको? यस, ये लिखिए रिपीट। ठीक है, अभी हमने ऊपर पढ़ा है सेम क्वेश्चन बच्चा। ठीक है, चलिए देख ले क्या बेटा, लखनऊ से सर्विस अप्लाई करता बेटा, एग्री टर्नओवर 20 लाख रुपए क्रॉस हुआ कब? 25 अक्टूबर को बेटा। रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कब किया बेटा? 27 नवंबर। याद है बेटा सेम क्वेश्चन? 30 दिन के बाद अप्लाई किया। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कब मिला बेटा? 5 दिसंबर। तो 5 दिसंबर इज द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बेटा। एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ पिंकी नहीं सॉरी क्लियर प्रिंक फुटवेयर इंडस्ट्रीज ऑफ दिल्ली हैज एक्सीडेड द एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 40 लाख ऑन 1 सितंबर बेटा। रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन कब दी बेटा इसने? 20 सितंबर बेटा। तो इफेक्टिव डेट क्या होगी बेटा? 1 सितंबर बचा। हाँ है ना भाई? यस। चलिए आकाश मल्होत्रा, नाम से हमें लग रहा है बेटा आदमी, मिस्टर आकाश मल्होत्रा ऑफ गुजरात ऑफन पार्टिसिपेट्स इन, देखा बोला ना बेटा मैंने, अमीर आदमी बेटा नाम से लग रहा, ज्वेलरी एग्जीबिशन एट ट्रेड फेयर इन द दिल्ली विच इज ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ फरवरी बच्चा। बेटा है काका बेटा गुजरात, एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने कहा जा रहा बच्चा, ये दिल्ली। आप मुझे बताओ, आगे मैं नहीं बता रहा बेटा, पहले बताओ क्या होगा इसका मतलब। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन दिल्ली के लिए बेटा। हाँ है ना भाई? देखो पढ़ते पढ़ते दिमाग में पिक्चर बननी चाहिए बेटा, फिर आगे पढ़ो, अभी पूरा खत्म नहीं हुआ, क्वेश्चन पूरा पढ़ना है बेटा हमेशा। सर पूरा पढ़ो वापस बेटा। मिस्टर आकाश मल्होत्रा ऑफ गुजरात
often participates in the jewelry exhibition at a trade fair in Delhi, which is organized every year in the month of February. बच्चा, Mr. Akash Malhotra applied for registration in January. ठीक है भाई. The proper officer demanded an advance deposit of tax of an amount equivalent to the estimated tax liability of Mr. Akash Malhotra. बेटा, क्या डिपार्टमेंट गलत बोल रहा है बच्चा? सही बोल रहा है. देखते हैं. You are required to examine whether any advance tax is required to be paid by Mr. Akash Malhotra at the time of obtaining registration. Answer is yes. Clear? अगर आप पहली बात तो पहले इसमें एक्सप्लेन करना है कि पहली बात तो आप गुजरात में हो बेटा, आप दिल्ली जा रहे हो टेम्पररी किसी एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए बेटा, जहां पे आपका कोई फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, इसलिए आप उस स्टेट के लिए क्या कहलाएंगे? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन. और अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, और रजिस्ट्रेशन कराते वक्त आपको एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी इन एडवांस. क्लियर? समझे मेरी बात? तभी आपका रजिस्ट्रेशन होगा. इसलिए इन दिस केस सिंस इसको डिपार्टमेंट ने बोला है एडवांस टैक्स पे करना है और आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की तरह रजिस्ट्रेशन करा रहे हो इन दिल्ली. बेटा, भारत माता की जय. क्लियर? डन. बी, एंटरप्राइजेस. चलो एक काम, एक इस तरह का क्वेश्चन लिखो होमवर्क में बेटा. एग्रीगेटर निकालना बेटा. क्या निकालना बेटा आपको? ठीक है, लिखिए होमवर्क बेटा, ताकि एक क्वेश्चन एग्रीगेटर का भी होमवर्क में हो जाए बेटा आपके. आइए मालिक. BBD प्राइवेट लिमिटेड ऑफ गुजरात एक्सक्लूसिवली मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स प्रोडक्ट जेड. बहुत अच्छा क्वेश्चन शायद ये वाला, वो ये तो वही होगा ना. हाँ, यस, लिखिए. गुड गुड लिखो बेटा. मैं ये लीजिए बेटा, वॉट स्क्वायर बेटा. सर सुना बात को ध्यान से सर. और आप जिस क्वेश्चन को मैं लिखता हूँ ना बेटा, वेरी गुड, आप उस क्वेश्चन को जब घर पे जाके सोल्व करें बेटा, आपको लगे कि बहुत इजी तो ठीक है बेटा, आपको लगे नहीं सही में अच्छा पॉइंट था इसमें, तो उसको मार्क कर रखना बेटा. मैं आपको ऑलरेडी पहले बात कर चुका हूं, हर चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आपके मार्किंग होने चाहिए, वो रिवीजन टाइम पे आपको क्वेश्चन देखने बेटा, क्योंकि सारे क्वेश्चन आप देख नहीं पाएंगे रिवीजन में बेटा. ठीक है. BBD प्राइवेट लिमिटेड ऑफ गुजरात exclusively manufactures and sells product Z, which is exempt from GST. Wide notification issued under the relevant GST legislation. बच्चा, सर ये exclusively exempt supply करता है. क्या करता है बेटा? exempt supply. अब आप एक मिनट आगे पढ़ने से पहले मुझे बताओ, अगर आप exclusively exempt supply करते हो तो क्या आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा क्या बेटा? नहीं. ठीक है. पर the company sells Z only within Gujarat बेटा, within the state ही सप्लाई करता है. बहुत अच्छी बात है बेटा ये. एंड इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी लॉ. बहुत अच्छी बात है बेटा, क्योंकि ये एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई कर रहा है बेटा. द टर्नओवर ऑफ द कंपनी इन द प्रीवियस ईयर 18-19 वाज रुपीज 50 लाख. मैं तो कह रहा हूं 50 लाख नहीं, 50,000 करोड़ भी होता तो भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होता बेटा. ठीक है. फिर हाउएवर क्या लिखा बेटा? हाउएवर इफेक्टिव 1 जनवरी 2020 एग्जम्पशन अवेलेबल टू मिस्टर, नहीं मिस्टर क्या बेटा, available on Z was withdrawn by central government and GST at the rate of 5% was imposed thereon. बच्चा, the turnover of the company for the 9 month ended on 31st December was rupees 42 lakhs. बच्चा, एक मिनट चलो पढ़ो, फिर मैं बताता हूँ. मस्त पॉइंट है बेटा ये, इसलिए लिखा है टू गुड हॉट स्क्वायर. BBD प्राइवेट लिमिटेड is of the opinion that it is not required to get registered under GST for the current financial year 1920 बेटा. ये liable for registration नहीं है, ऐसा उसको लगता है. Examine the above scenario and advise BBD Private Limited whether it needs to get registered under GST or not बेटा. ठीक है. सबसे पहली बात बच्चों, सर अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर कितना भी हो जाए, सर अगर आप एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई कर रहे हो, देन ऐसे केस में सेक्शन में 23 ने बोला है क्या? सर यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी. पर कब बेटा? अगर आप एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई कर रहे हो तो बेटा. क्लियर? सर समझे मेरी बात? ओके. तो सिंस इन दिस केस BBD प्राइवेट लिमिटेड वाज एंगेज्ड एक्सक्लूसिवली इन सप्लाइंग एग्जाम गुड्स, इसलिए इट वाज नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन बेटा. हाँ है ना भाई? ऑल्दो इसका टर्नओवर कितना हो गया बेटा? 42 लाख हो गया. सर हमें कोई दिक्कत नहीं है. 31 दिसंबर 2019 तक इसका टर्नओवर कितना हो गया बच्चा? सर 42 लाख तो भी लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं है. विद इन द स्टेट सप्लाई करता बेटा. ये गुजरात में बेटा 40 लाख के लिए बेनिफिट मिलता है बेटा, तो भी इसको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना बेटा. 42 लाख हो गया तो भी बेटा. क्लियर? पर जैसे ही प्रोडक्ट जेड पे एग्जिबिशन विड्रॉ हुआ, जैसे ही ये अगला सप्लाई करेगा,
मान लो 10 रुपए का सप्लाई किया, कितने का किया बेटा? तो 42 लाख तो ऑलरेडी टर्नओवर था बेटा इसका। अगला सप्लाई करते ही टर्नओवर कितना हो गया बेटा इसका? 42 लाख 10 रुपए बेटा। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं 10 रुपए का तो मैं आपको बेटा। अब आप मुझे बताओ ये 42 लाख 10 लाख, तो 42 लाख 10 रुपए जो है ये क्या एक्सक्लूसिवली एग्जाम्प्ट है क्या बेटा? नहीं है, इसमें टैक्सेबल भी बच्चा। क्लियर सर? तो अगर आप एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई कर रहे होते तो सेक्शन में 23 में कवर हो गए, रजिस्ट्रेशन नहीं कराना था बेटा आपको। जैसे ही आपके गुड्स टैक्सेबल हो गए, क्लियर, अब आप सेक्शन में 23 में कवर नहीं रहे बेटा, आप नॉर्मल पर्सन की तरह कवर हो गए बेटा। और नॉर्मल पर्सन के लिए सेक्शन में 22 ने बोला है क्या, आपका थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन क्रॉस होगा तो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा बेटा। क्लियर? पर सर सिंस 40 लाख का बेनिफिट मिलता है तो 40 लाख तक बेनिफिट मिलेगा, पर 40 लाख तो ऑलरेडी हो चुका है बच्चा। और एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट 40 लाख में, एग्रीगेट टर्नओवर वाली 40 लाख को कुछ भी बचा, एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट में एग्जाम सप्लाई भी आता है बेटा। अरे हाँ है ना भाई? क्लियर? इसलिए 42 लाख ऑलरेडी एग्जाम सप्लाई था, आपका टर्नओवर क्रॉस हो गया था, पर सिंस 23 ने बोला था क्या एक्सक्लूसिव एग्जाम सप्लाई करे इसलिए रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल नहीं हो, पर जैसे एग्जामिनेशन विड्रॉ होगा आपका एग्रीगेट टर्नओवर तो ऑलरेडी क्रॉस हो चुका था बेटा, अब आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, और गुजरात में आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। भारत माता की जय। क्लियर? समझे मेरी बात? और सर जैसे एग्जामिनेशन विड्रॉ हुआ 1 जनवरी को इट इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, क्योंकि ऑलरेडी इसका एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख रुपए 40 लाख रुपए क्रॉस हो चुका बच्चा। ठीक है मालिक? गुड, समझे मेरी बात? इसलिए मैंने लिखा है वेरी गुड क्वेश्चन बेटा। और जिस दिन इसका गुड्स टैक्सेबल हुआ 1 जनवरी को बेटा, उसके 30 दिन में इसको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा बेटा। क्लियर? क्यों अप्लाई करना पड़ेगा? क्योंकि एग्रीगेट टर्नओवर ऑलरेडी 40 लाख क्रॉस हो चुका था। तो अब दिमाग में क्वेश्चन किसी कह सकते हैं क्या, जब ऑलरेडी क्रॉस हो चुका था तो उस टाइम पे अप्लाई क्यों नहीं किया? अरे भाई उस टाइम पे अप्लाई इसलिए क्यों नहीं किया क्योंकि एक्सक्लूसिव एग्जाम सप्लाई था बेटा। अभी मेरे ख्याल से बात पूरी समझ में आ गई। ओके बेटा, गुड। कोई डाउट बेटा? 40 से नीचे तो अगले साल आएगा बेटा, तो अगले साल अगर उसको लगता है कि मैं लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं तो कैंसिल करा दे रजिस्ट्रेशन बेटा अपना। ठीक है? यस। 46 जय सिया राम, जय श्री राम। मेसर्स सिया राम इज अ ट्रेडर ऑफ डेकोरेटिव आइटम्स इन हाउस खास दिल्ली। His aggregate turnover exceeded rupees 20 lakh in the month of October बच्चा। He applied for registration on the common portal but missed to submit the details of bank account बेटा। बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन नहीं दी, कोई बात नहीं बेटा। His tax consultant advised him that prior submission of bank detail is mandatory to obtain registration। क्या कंसल्टेंट भाई साहब सही बोल रहे बेटा? उनके ऊपर जीएसटी अच्छे से पढ़ो, नहीं समझ में आता तो मंगल से पढ़ो। क्लियर सर? तो ऐसे केस में इवन इफ आपने बैंक अकाउंट डिटेल फर्निश नहीं करी कोई बात नहीं, जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल गया है उसके 30 दिन में या बिफोर फर्निशिंग जीएसटीआर 1 या यूजिंग द इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी आप बैंक अकाउंट डिटेल फर्निश कर सकते हो। भारत माता की जय। हाँ, हाउएवर दिस रिलैक्सेशन इज नॉट अवेलेबल टू दी पर्सन हु हैव बीन ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन फॉर टीडीएस और टीसीएस वाले, याद है बच्चा आपको? या फिर जिसका कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन हुआ है सर, वो जब रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगा बैंक अकाउंट डिटेल फर्निश करनी ही पड़ेगी बेटा। ठीक है सर? गुड। वो याद है रूल नंबर 10 ए? आइए बच्चों, एग्जामिन क्या लिखा बेटा? अब सुन, मैं एक चीज बताता हूं आपको बेटा, ये कब का क्वेश्चन है बेटा? कब का है बोलना एक बार वापस से? आरटीपी में 20 बेटा। तब पता है इस रूल नंबर 10 ए में प्रोविजन कुछ और थे बेटा। आंसर लॉ में अमेंडमेंट हुआ और 30 दिन किया बेटा। पहले कुछ और था, कुछ और मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं बेटा आपको, मेरे को तो याद है बेटा, पर आपको गलती से वो याद रह गया तो गड़बड़ हो जाएगी बेटा। क्लियर? आपको आंसर सारे अमेंडेड मिलेंगे। ठीक है? ऊपर भी कई सारे क्वेश्चन हमने पढ़े बेटा, सारे आंसर अमेंडेड है बच्चे। समझे? पहले कुछ और था इसका आंसर। सर आप अगर किसी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे इस आरटीपी को मई 20 को, सर वहां पे जो आपको आंसर मिलेगा वो मई 20 के हिसाब से मिलेगा यार, क्योंकि वो उस एग्जाम में बनी थी बेटा आरटीपी। पर आपको अपने कॉन्फिडेंस आप रखिए बेटा, क्योंकि क्वेश्चनर जो आपको मिला बहुत बेहतरीन मिला है। एक क्वेश्चन में देखता हूं बेटा, ध्यान रखना, अमेंडमेंट करते वक्त, बुक बनाते वक्त बच्चों। क्लियर? तो सर ठीक है सर, इसलिए आपको सर अमेंडमेंट्स जितने भी वो सारे कवर मिलेंगे, सारे आंसर अमेंडेड है, इसलिए आप अच्छे से पढ़ाई करें बेटा। सर और एक बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं बेटा कि कभी देखो, अभी तो आप मेरे साथ हो बच्चा, क्या होगा जब लेक्चर खत्म होंगे बेटा अपने, क्लियर, तब क्या होगा, आपको ज्ञान देने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे बेटा। क्लियर? सर वहां पे क्या होगा, वहां पे आपको बताएंगे देखो इंस्टीट्यूट का आंसर आरटीपी मेड 22 का ये रहा। क्लियर?
जिसमें 45 डेज लिखा है और यहां देखिए कितना है, 30 दिन है। सच का सामना। क्लियर? देखिए गलत आंसर है, वहां आप मत फंस जाना बेटा। क्लियर? सर ऐसा कोई बोलेगा नहीं बेटा, पर कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स के पास मान लो पुरानी आरटीपी बेटा, किसी के पास मान लो पुरानी बुक है बेटा कोई, हाँ है ना भाई? क्लियर? किसी के पास कोई पुराना कंपाइलर है बेटा, या बहुत सारे लोगों की कंपाइलर पुरानी ही है बेटा। क्लियर? तो ऐसे केस में आंसर अगर आपको गलत मिले, डिफरेंट मिले, तो अपना सही है। अपने ये नहीं बोलना कोई गलत है बेटा, क्यों बोलने, अपना सही, बात खत्म बच्चे। क्लियर? ये बात मैंने आपको इसलिए बोली कि यहां पे तो मैंने कॉन्फिडेंस आपका बढ़ा दिया, पर आगे जाके कोई हिला नहीं दे बेटा आपका कॉन्फिडेंस। ठीक है? बस ये मानना अपना सही है, बात खत्म। हमने हर एक क्वेश्चन किया पे यार, समझे? आओ बच्चों, examine whether the liability to register compulsorily under section 24 arises in the following case. Sir, Aranya of Telangana is exclusively engaged in intrastate supply of toys goods beta. Its aggregate turnover in the current financial year is 22 lakh beta. Sir याद करिए, तमन्ना ओसाम टीपी में क्या था बेटा? तेलंगाना और पुडुचेरी बेटा, हाँ है ना भाई? तो यहाँ पे 40 लाख का बेनिफिट नहीं मिलता है, 20 लाख का बेनिफिट मिलता है, इसलिए इसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा 24 में नहीं, नॉर्मल सेक्शन में 22 के हिसाब से बेटा, क्योंकि 24 में तो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन की लिस्ट दे रखी है बच्चा। क्लियर? ये तो विद इन द स्टेट सप्लाई करता है बेटा, हाँ है ना भाई? तो एस पर सेक्शन में 22, देखो यहाँ पे भी 22 लिखा बच्चा। क्लियर? इसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, नॉर्मल रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा बेटा। बोलो यस सर, पक्का। 48 सर पढ़िए। मिस्टर एक्स ऑफ हरियाणा इंटेंड टू स्टार्ट बिजनेस ऑफ सप्लाई ऑफ बिल्डिंग मटेरियल, इंटेंड है बेटा इसके भी, सोच रहा है, बिल्डिंग मटेरियल टू वेरियस कंस्ट्रक्शन साइट्स इन हरियाणा इटसेल्फ बेटा। ठीक है? हरियाणा से हरियाणा में सप्लाई करेगा बच्चा, ये विद इन द स्टेट बेटा। ही इज, मतलब आप क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते इन्फॉर्मेशन समझ मारी कौन से काम की बेटा आपने, गुड। इसलिए क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है, करना बहुत जरूरी है बेटा आपके लिए। He has taken voluntary registration बेटा, काम खत्म बच्चा, under GST in the month of April बेटा. However, he is not commenced the business till December. अप्रैल में इसने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले लिया, दिसंबर तक बिजनेस चालू नहीं किया बेटा। एक मिनट, याद है बेटा, अगर आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया और 6 महीने तक सर बिजनेस चालू नहीं किया, योर रजिस्ट्रेशन लायबल टू बी कैंसल बेटा। अभी देखते आगे क्या बचा बेटा, हमको तो प्रोविजन याद रहे जो रिलेवेंट थे बेटा। ड्यू टू लैक ऑफ वर्किंग कैपिटल इसने बिजनेस शुरू नहीं किया, द प्रॉपर ऑफिसर सुओ मोटो कैंसल द रजिस्ट्रेशन ऑफ द एक्स। कोई दिक्कत नहीं बेटा, सही किया ऑफिसर ने बच्चा। यू आर रिक्वायर्ड टू एग्जामिन वेदर द एक्शन टेकन बाय प्रॉपर ऑफिसर इज वैलिड। यस वैलिड है बेटा, रीजन मैंने आपको बता दिया बेटा। मिस्टर एक्स हैज अप्लाइड फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन आफ्टर, रिवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा विद इन 90 डेज, प्लस डिपार्टमेंट चाहे तो फर्दर 180 दिन का टाइम आपको और दे सकता है कमिश्नर बेटा। हाँ है ना भाई? अगर उसको लगता है रीजनेबल रीजन थे तो बेटा। देखते बेटा, 100 डेज बाद अप्लाई किया फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन बेटा। डिपार्टमेंट कंटेंट्स दैट एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन कैन ओनली बी मेड विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। हाउएवर, Mr. X contends that the period of submission of application may be extended on the sufficient grounds being shown. You are required to comment on the validity of the contention raised by department and Mr. X. Sir, assessee डिपार्टमेंट सही बोल रहा है, 90 दिन में अप्लाई करना पड़ता है बेटा। क्लियर? सही है, पर एसएससी के पास अगर रीजनेबल रीजन है तो फर्दर 180 डेज का टाइम डिपार्टमेंट उसको और दे सकता है। और ऐसे केस में अगर टाइम मिला है तो यस, ऑन सफिशिएंट कोर्स बीइंग शोन, ऐसे केस में एडिशनल कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर आपको फर्दर 180 दिन का टाइम और दे सकता है। याद आया बेटा आपको? इसलिए इस केस में अगर सफिशिएंट रीजन उसने शो किए, ऑफिसर सेटिस्फाई हुआ, क्लियर, तो उसको फर्दर टाइम मिल जाएगा और अकॉर्डिंगली उसको रिवोकेशन की एप्लीकेशन उसकी एक्सेप्ट हो जाएगी बच्चा। हाँ है ना भाई? कोई खास बात? डन। एक मिनट, पता है आपको आरटीपी मई 2022 बेटा। एक मिनट, अब वापस बता रहा हूं मैं आपको एग्जांपल। पहले जब आरटीपी मई 2022 की बात करूं मैं आपसे, तब टाइम लिमिट फॉर एक्सटेंशन रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन 30 दिन हुआ करता था बेटा। कितना? 30 डेज। अभी कितना है बेटा जो मैंने पढ़ाया आपको? 90 + 180 बेटा। पहले 30 + 30 + 90 हुआ करता था बेटा। वो छोड़ो, पहले वाला क्या था बच्चा। तो क्वेश्चन भी मैंने चेंज किया है, समझे? तो पहले पुराने लोगों के हिसाब से क्वेश्चन अलग था, मैंने चेंज करके क्वेश्चन भी चेंज किया और आंसर भी चेंज किया बच्चा अकॉर्डिंगली। समझे मेरी बात? इसलिए सर आप ध्यान रखिए, हो सकता है मई 22 का जब क्वेश्चन देखे ओरिजिनली
आपको देखना ही नहीं। पहली बात तो आपको इस क्वेश्चनर के अलावा कुछ और देखने की जरूरत नहीं है एग्जाम के लिए बेटा, मोर देन सफिशिएंट ये हो जाए वो बहुत है बेटा। क्लियर। सेकंड थिंग, आपको हमेशा फोकस करना किस पे, कॉन्सेप्ट पे बेटा, जो आपको ऑलरेडी पढ़ाया मैंने। आपने देखा होगा अगर हम डायरेक्ट क्वेश्चनर करते हैं और हम कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ते तो मतलब था क्या बेटा उसका, कुछ हमने क्वेश्चन को सोल्व किया, याद नहीं किया है, हाँ है ना। इसलिए आपको मोर देन सफिशिएंट ये क्वेश्चन, कुछ और देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पर कभी कोई आपको दिखे वहां पे कुछ और दिखे तो समझना वो अमेंडमेंट था और अमेंडमेंट किया हुआ मैंने बेटा सारा, ठीक है। चलिए सर 49, आधार ऑथेंटिकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द पर्संस हु आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी बेटा। सर याद है 1 अप्रैल 2020 के बाद क्या हुआ था, आधार ऑथेंटिकेशन कंपलसरी हुआ, पर जो लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे उसके लिए आधार ऑथेंटिकेशन कंपलसरी नहीं है। पर सर वो याद है 3 पर्पस के लिए। क्लियर। अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है कैंसिल, उसके रिवोकेशन के लिए अप्लाई करना है आपको बेटा, या रूल नंबर 89 में रिफंड के लिए अप्लाई करना है आपको, या फिर रूल नंबर 96 में जो आपने आईजीएसटी पे कर दिया ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स उसके आईजीएसटी के रिफंड के लिए अप्लाई करना है। तो ऐसे केस में इन 3 पर्पस के लिए आपको कंपलसरी आधार ऑथेंटिकेशन करवाना ही पड़ेगा। क्लियर। जिसके लिए मेरे को आपने वीडियो क्लास में जो पूछा था सर रूल नंबर 89 में क्या है, 96 में क्या है, मैंने थोड़ा सा आइडिया जरूर दिया था बच्चा आपको, हाँ है ना भाई, यस। समझे मेरी बात, ये रहा हो पॉइंट पूरा। और अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो पहले आधार के लिए अप्लाई करो, याद है बेटा, आधार एनरोलमेंट स्लिप लगानी पड़ेगी बेटा आपको। क्लियर। और इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपने सबमिट करना पड़ेगा साथ में, और जैसे ही आधार नंबर मिल जाता है 30 दिन में आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, आधार ऑथेंटिकेशन कराना पड़ेगा। नहीं कराया तो फिर आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा, कैंसिल। याद आया पॉइंट, यस, ठीक है। एज इट इज रूल आया बेटा आपके लिए, ठीक है, डन। आई होप आपको समझ में आ रहा किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं और किस तरह से आपको आंसर लिखने। ओ इसी के साथ भारत माता की जय। आइए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मिस्टर जेड of Himachal Pradesh starts a new business and makes following supplies in this first month beta. Intrastate supply of taxable goods amounting to rupees 17 lakh. Supply of exempt goods amounting to rupees 1 lakh. Interstate supply of taxable goods amounting to rupees 1 lakh. जैसे interstate किया लग गए बेटा, compulsory registration बेटा है. Whether he is required to obtain registration? Yes. If aforesaid goods is not, if the aforesaid goods are not handicraft goods or other predominantly handmade product is notified बेटा, हाँ है ना भाई। अगर हैंडीक्राफ्ट गुड्स वगैरह होते बेटा ये वाले तो उसको इंटरस्टेट भी अलाउ होता बेटा, याद आया। ऐसे केस में उसको कंपलसरी क्या है, रजिस्ट्रेशन है, इररेस्पेक्टिव ऑफ हिज टर्नओवर, क्योंकि वो इंटरस्टेट सप्लाई करता है बेटा, हाँ है ना भाई, ठीक है। आइए बच्चों, सी इज द करेक्ट आंसर बच्चा। मिस्टर देव आनंद इज एंगेज इन प्रोवाइडिंग सर्विस ऑफ फैसिलिटेटिंग ट्रेड सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज टू वेरियस कस्टमर बेटा। देखो सेल ऑफ सिक्योरिटी और सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज नोट सप्लाई है बेटा, पर उसके लिए कमीशन ले रहे हो बेटा आप, ब्रोकरेज दे रहे हो, वो तो सप्लाई सर्विस में आता है बेटा। तो ही इज एंगेज इन सर्विस ऑफ फैसिलिटेटिंग सेल और परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी, मतलब ये स्टॉक ब्रोकर है बच्चा ये। ही इज ऑल्सो एंगेज इन ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज। ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटी सप्लाई के स्कोप में नहीं आता बच्चा, वो टर्नओवर का पार्ट भी नहीं बनता बच्चा, हाँ है ना भाई, क्योंकि सप्लाई ही नहीं है, वो गुड्स ही नहीं है बच्चा। हिज टर्नओवर डिटेल्स आर एज फॉलोज। ट्रेडिंग इन सिक्योरिटी कोई मतलब नहीं, कंसिडर भी मत करना बच्चा, क्योंकि वो सप्लाई ही नहीं है तो टर्नओवर का पार्ट भी नहीं बनता। ब्रोकरेज ऑन अकाउंट ऑफ फैसिलिटेटिंग ट्रांजेक्शन सिक्योरिटीज इज रुपीज 30 lakhs। यू आर रिक्वायर्ड टू ascertain एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ देव आनंद अंडर द जीएसटी बच्चा। तो सर सिक्योरिटीज तो गुड्स भी नहीं होती है, सर्विस भी नहीं होती बेटा, और एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ गुड्स और सर्विस में वो ट्रेडिंग और सिक्योरिटी नहीं आएगा। 30 लाख इज द एग्रीगेट टर्नओवर बच्चा, हाँ है ना भाई, यस, ए इज द करेक्ट आंसर। बन गया आप क्या, करोड़पति बच्चा। आइए पप्पू सिंह, मिस्टर पप्पू सिंह commenced his business in February. He has established following 3 units. Unit A in SEZ. Unit B in non-SEZ in the state of Maharashtra बच्चा. Unit C in Delhi. Unit D and E in the state of Goa. वाह, welcome to Goa Singham. Mr. Pappu Singh has approached you to help him in determining the states and the number of registration he is required to take under registration, presuming the fact that he is making taxable supply from each state and his aggregate turnover exceed the threshold limit. सर कितने रजिस्ट्रेशन कराने इन each स्टेट बेटा? पहली बात तो ये महाराष्ट्र में भले ही यूनिट ए और यूनिट बी है बेटा सर, पर महाराष्ट्र में सेम स्टेट में फिर भी रजिस्ट्रेशन 2 लेने पड़ेंगे, क्योंकि एक एसईजेड में बेटा, हाँ है ना भाई। तो महाराष्ट्र में 2, दिल्ली में 1 और गोवा में वो चाहे तो 1 ले, वो चाहे तो 2 ले बेटा, हाँ है ना भाई। क्लियर सर। ओ
ए इज द करेक्ट आंसर बच्चा। महाराष्ट्र में 2, दिल्ली में 1, गोवा में ऑप्शन ए और बी बेटा। ठीक है सर, गुड। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन एटलीस्ट 5 days बिफोर बेटा। हाँ है ना भाई? चलिए, प्रेम कभी हुआ बेटा आपको? होता तो सन्स होते बेटा, प्रेम एंड सन्स had taken GST registration on 1st January बेटा, but failed to furnish GST return for the next 6 months बेटा। 6 महीने तक रिटर्न फाइल नहीं किया, रजिस्ट्रेशन liable to be cancelled. Owing to this, the proper officer cancelled his registration on 25th July. ठीक है साहब, and served the order for cancellation of registration on 31st July बेटा। Now, Prem and Sons wants to revoke the cancellation of registration. Revocation के लिए अप्लाई करना है। Up to which date an application for revocation of cancellation for registration can be filed, assuming no extension of the said time limit has been granted. तो जब उसको ऑर्डर सर्व हुआ बेटा, ऑर्डर सर्व हुआ मतलब जब ऑर्डर रिसीव हुआ उसको बेटा, सर्व करना मतलब रिसीव करना बेटा। कब रिसीव हुआ? 31 जुलाई को। वहां से 90 डेज काउंट करना मैंने सिखाया बेटा आपको, टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ा था बच्चा। क्लियर? जुलाई का 31 हट गया बेटा, जुलाई को काउंट नहीं करेंगे। फिर अगस्त में हमेशा कितने दिन होते बेटा? 31 अगस्त। सितंबर, अब सर अक्टूबर में कितने दिन बचे बेटा? 29। तो 29 अक्टूबर या उससे पहले पहले उसको अप्लाई करना पड़ेगा। ये डी इज द करेक्ट आंसर। है ना मालिक? चलिए, मिस्टर राम, a jeweler registered under GST in Mumbai wants to sell his jewelry in Trade Expo held in Delhi. बेटा ये मुंबई में रजिस्टर्ड है बेटा। ट्रेड एक्सपो हो रहा है मतलब कोई बिजनेस एग्जीबिशन हो रहा है। कहां बेटा? दिल्ली में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इन दिस केस बेटा? पहली बात तो दिल्ली में इसको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। बच्चा पढ़ो, इनमें से फॉल्स कौन सा बेटा? ही नीड्स टू गेट रजिस्ट्रेशन इन दिल्ली एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ये सही है। He needs to pay advance tax on estimated tax liability, सही है। He needs to mandatorily have place of business in Delhi, no। अगर वहां place of business होता बेटा इसका, तो वैसे ही क्या होता बेटा? सिंगल नॉर्मल रजिस्ट्रेशन लेता बेटा ये। He needs to file GST-1 or IFF and 3B for Delhi GST for the month or quarter, as the case may be when he gets registered in Delhi बेटा। आंसर इज yes बेटा। अच्छा मैं तुम्हें बताता हूं बेटा, रिटर्न मैंने चैप्टर पढ़ाया नहीं बेटा आपको अब तक, पर जब पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि अगर आप किसी स्टेट में एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन रजिस्टर्ड हो तो भी उसको नॉर्मल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है, और उसको नॉर्मल पर्सन मानते हैं, उसको भी GST-1 GST-3B सारे रिटर्न फाइल करने पड़ते हैं बेटा। हाँ है ना भाई? यस, इसलिए डी पॉइंट भी सही है। तो करेक्ट ए, बी और डी करेक्टेड। फॉल्स कौन सा बेटा? सी। तो फॉल्स निकलना था सी। बालाजी लिमिटेड, जय जय श्री राम, has provided following information for the month of April. Calculate the aggregate turnover बच्चा। ठीक है, लिखो होमवर्क बेटा, कुछ नहीं, 1 मिनट का काम भी नहीं बेटा। Which of the following statement are correct? ठीक है, लिखो होमवर्क। अरे छोटे छोटे क्वेश्चन, थ्योरी बेस्ड डायरेक्ट बेटा। क्या बेटा? कुछ तो आप उससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका, और कुछ नहीं बेटा। मैं यहाँ करा दूंगा तो आप मुझे पता है देखने वाले भी नहीं बेटा घर जाने के बाद। ये क्लियर? ये तू कर लेगी, सब नहीं करेंगे बेटा, बदमाश है सारे लोग बेटा। क्लियर? सुनो, नहीं आएगा तुम्हें बैठो ना बेटा अभी तो आप सर आइए, कुछ क्वेश्चन आप करिए बेटा, वरना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा बच्चा आपको, कुछ नहीं बेटा। ठीक है? द पर्सन मेकिंग, 3-4 क्वेश्चन करेंगे बेटा आप खुद, 3-4 क्वेश्चन करो ना बेटा आप लोग यार, जहां पे नहीं हो वो मेरे को बताइए बेटा आप लोग। ठीक है? अच्छा 2-2 मिनट लगेंगे बेटा टाइम, क्योंकि मैं MCQ बच्चा आपको तो डायरेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है बेटा आपको, पर कॉन्फिडेंस बढ़ाना आपका बहुत जरूरी बेटा। आइए, द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांटेड टू NRTP इज वैलिड फॉर 90 days फ्रॉम द इफेक्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और द पीरियड स्पेसिफाइड इन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट व्हिचएवर इज अर्लियर बच्चा। ठीक है, खत्म बेटा, क्वेश्चन भी खत्म हो गया बच्चा। हाउ द एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेटेड फॉर डिटरमाइनिंग थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन बेटा? Aggregate value of all taxable supplies excluding the value of inward supplies on which tax is payable by the person on reverse charge basis and interest। पागल हो गया क्या रे? इंटरसेट तो इंक्लूड करता है ना मैडम, ये रोंग। चल आगे पढ़ने का नहीं बेटा। Aggregate value of all taxable supplies excluding value of inward supplies on which tax is payable by the person on reverse charge basis
एग्जाम सप्लाई भी आएगी, एक्सपोर्ट भी आएगी, इंटरस्टेट सप्लाई भी आएगी, कंप्यूटेड फॉर ईच स्टेट सेपरेटली। बिल्कुल पागल बावला बेटा। एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाई, ऑल टैक्सेबल इंट्रास्टेट, एक्सपोर्ट, एग्जाम। अरे हटा सावन की घटा बेटा। क्लियर? एग्रीगेट वैल्यू ऑफ all taxable supplies excluding value of inward supplies, exempt supply, export, interstate of the same person having the same pen, computed on all India basis and excluding GST वाले taxes। भारत माता की जय। हाँ है ना भाई? सर कुल मिला के एग्रीगेट टर्नओवर का डेफिनेशन में रिवाइज किया और कुछ नहीं किया बेटा। Within how many days a person should apply for registration under GST apart from the provisions of voluntary registration? बेटा 30 दिन में अप्लाई करना पड़ता बेटा। चलो, Xylo एंड कंपनी हैज कितने एमसीक्यू कितने बेटा? 21 है बेटा। ठीक है सर, एक दो क्वेश्चन और दूंगा होमवर्क में बेटा। ठीक है, पढ़ो। सर Xylo एंड कंपनी हैज 3 ब्रांचेस इन जालंधर, अमृतसर एंड लुधियाना बेटा। तीनों ही पंजाब में बेटा, इन पंजाब। क्लियर? अमृतसर एंड लुधियाना ब्रांचेस आर एंगेज इन सप्लाई ऑफ गारमेंट्स एंड जालंधर ब्रांच एंगेज इन सप्लाई ऑफ शूज। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं बेटा। Which of the following option is or are legally available for registration to Xylo and company बेटा? सुनो, पहली बात तो सेम स्टेटमेंट है बेटा। ये चाहे तो तीनों ब्रांच का अलग रजिस्ट्रेशन ले बेटा, तीनों का एक ले या दो का एक ले, एक का अलग ले, वो भी कर सकता। सारा ऑप्शन इसके पास है बच्चा। Xylo and company can obtain single registration for Punjab declaring any one of the branches as principal place of business and other 2 branches as place of business। सही ऑप्शन है बेटा। दूसरा ऑप्शन, Xylo and company can obtain separate registration for each of 3 branches। बिल्कुल सही बोल रहा है बेटा ये। Xylo and branch company can obtain one single registration for shoe business Jalandhar branch and another registration number which is common for garment business अमृतसर एंड लुधियाना। ये भी कर सकता है बच्चा, हमें कोई तकलीफ नहीं है। 1 2 का 3, बी इज द करेक्ट आंसर बच्चा। 14 का देखो आंसर बी है क्या बेटा? यस। ठीक है, चलिए पहले गलत दे रखा था बेटा इंस्टीट्यूट आंसर बेटा। ठीक है, 15 What is the validity of registration certificate granted under GST for a normal taxpayer? Unlimited period, जब तक वो registration cancel नहीं करता बेटा। हाँ है ना भाई? Validity is cancel बेटा। Within how many days an application for revocation of cancellation of registration can be made? 30 दिन में बेटा। Clear? Provided no further extension is allowed बेटा। कितना? 30 दिन के अंदर अप्लाई करना पड़ेगा कैंसिलेशन के लिए बच्चा। जिस दिन वो इवेंट हुआ उसके 30 दिन में कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। सर नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, मैं गलत पढ़ा दिया बेटा आपको। वापस देखो बेटा, एक वापस विद इन हाउ मेनी डेज एन एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन रजिस्ट्रेशन कैन बी मेड प्रोवाइडेड नो एक्सटेंशन इज अलाउड बेटा। यहां पे आंसर चेंज करके कितना करो बेटा? 90 डेज करिए बेटा। ठीक है, लिखिए बेटा, कितना लिखेंगे? अमेंडमेंट हो गया बेटा 90 डेज बच्चा। हाँ है ना भाई? अच्छा, कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करना होता है तो कितना टाइम होता है बेटा? 70 डेज बेटा। रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन के लिए 90 डेज हो गया बच्चा। अमेंडमेंट करिए बच्चा। अच्छा, आंसर में तो डी होगा बेटा 100%। 16 का डी। ठीक है बच्चे, चलिए 90 करना, प्लीज करेक्शन करना बेटा। क्वेश्चन नंबर 17, पी लिमिटेड हैज इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस अंडर कंपनीज एक्ट इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बेटा, फ्रॉम वेयर इट ऑर्डिनरी कैरीज ऑन इट्स बिजनेस ऑफ टैक्सेबल गुड्स बेटा। बहुत अच्छी बात है बेटा। इट ऑल्सो हैज अ वेयर हाउस इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना फॉर स्टोरिंग द सेड गुड्स बेटा। व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ मिस्टर पी अंडर द जीएसटी लॉ बेटा? ध्यान देना बेटा, अगर आप किसी स्टेट में आपका गुड्स का वेयर हाउस भी है बेटा, तो वो भी क्या होता है? आपका प्लेस ऑफ बिजनेस होता है बच्चों। तो प्लेस ऑफ बिजनेस क्या क्या होंगे बेटा इसके? महाराष्ट्र और तेलंगाना, बोथ ए एंड बी। आइए बच्चों, एन एग्जाम सप्लाई इंक्लूड्स, अच्छा सुनो ना, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके बेटा क्वेश्चन। नील रेट है वो भी आएगा, एग्जाम वो भी आएगा, और नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी आएंगे। याद है बच्चा आपको? सेम क्वेश्चन में पिछले चैप्टर में शायद ये कहीं ना कहीं पढ़ा है बेटा ये वाला। ठीक सर, 1 2 का 3 तीनों आएंगे बच्चा इसके अंदर। 1 2 का 3 का है बेटा डी। Which of the following persons is required to obtain registration compulsorily बेटा? लिखो होमवर्क बेटा। ठीक है, चलिए। Registration certificate granted to a casual taxable person or NRTP will be valid for सर जितने दिन के लिए इन्होंने अप्लाई किया वो, या 90 days, whichever is earlier। सी राम, जय जय श्री राम। An individual based in Gujarat is in employment and earning ₹10 lakh सैलरी। एक मिनट, क्या सैलरी सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस होती है क्या बच्चा? इट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। ये टर्नओवर का पार्ट भी नहीं बनेगा बच्चा। ए बेटा, जो शेड्यूल 3 में कवर होता है ना बेटा, वो सप्लाई ही नहीं है, वो टर्नओवर का पार्ट भी नहीं बनता बच्चा।
एग्रीगेट टर्नओवर में भी इंक्लूड नहीं होगा, उसको एग्जाम सप्लाई नहीं बोलते, उसको सप्लाई ही नहीं बोलते बेटा। जैसे सिक्योरिटीज बेटा, वो सप्लाई ही नहीं है, दैट इज एग्जाम की तो बात ही नहीं आती है बच्चा। एग्जाम की बात कब आएगी, जब वो कोई टैक्सेबल हो बेटा। ठीक है, चलिए। ही इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग इंटरेस्टेड कंसल्टिंग सर्विसेज टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑन ग्रोथ एंड एक्सपांशन इन द बिजनेस। बच्चा बिजनेस को एक्सपांड कैसे करे, ग्रो कैसे करे, उसकी कंसल्टिंग सर्विसेज भी देता है बेटा। यस, वो सप्लाई किसको पाता है बच्चा। His turnover from the supply of such service is rupees 12 lakh. Determine whether Mr. Ram is liable for taking registration as per the provisions of this act. Answer is no. क्यों? क्योंकि इसका एग्रीगेट टर्नओवर 12 लाख रुपए ही बच्चा, और ये गुजरात में बेटा 20 लाख का बेनिफिट मिलता है बच्चा इसको। क्लियर? नो इज हिज एग्री, ये सी देखिए बेटा, नो एज सर्विसेज इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट सप्लाई, Therefore, aggregate turnover is less than 20 लाख, इसलिए रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल नहीं है। इसी के साथ भारत माता की जय, और इसी के साथ सारे क्वेश्चन रजिस्ट्रेशन के भी खत्म होते हैं। अब शायद सर आपने देखो, ध्यान दो बच्चा, ये जब क्वेश्चन किए बेटा, आपको शायद एक भी लाइन नहीं मिली हुई बच्चा, पर ये क्वेश्चन करने से क्या हुआ बेटा, आपका कॉन्फिडेंस अप हो गया बच्चे कि मेरे को हर एक चीज आती है बेटा। क्लियर? डन। इसलिए बच्चों आपके इन पे भी क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने बीच में आपको मेरे एक्सपीरियंस के बारे में भी बताया बेटा कि मेरा एग्जाम में किस तरह का एक्सपीरियंस रहा था बच्चा, वो भी मैंने शेयर किया आपके साथ। एट द सेम टाइम मैंने आपको ये भी बताया क्या, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट बेटा। क्लियर? समझे मेरी बात? क्वेश्चन हाथ से सोल्व करना बहुत जरूरी बच्चा आपके लिए। क्लियर? इसलिए मैंने होमवर्क दिए, पर हाँ वो क्वेश्चन भी आपको सारे आते हैं, आई बिलीव दैट। ठीक है, चलिए सरकार ब्रेक चाहिए बेटा आपको आज? ठीक है मालिक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। भारत माता की जय। थैंक यू। 15 मिनट का ब्रेक।